स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका जेईई केमिस्ट्री एजुकेटर, लेकर आया हूं एक और धमाकेदार सेशन क्लास 12th के जेईई एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि एक और नया सेशन होगा। सेशन तो नया होगा लेकिन टॉपिक जिसमें पुराना होगा, जिसमें हमने पिछले वीडियो में जो टॉपिक स्टार्ट किया है, अगर आपको याद हो तो, जिसकी बात थी नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी कि रियल सॉल्यूशन की, उसी चर्चा को हम इसमें आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि दुनिया का कोई भी सॉल्यूशन एक्चुअली आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है, वो रियल सॉल्यूशन होता है, यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है और कतई भी राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता है। फिर हमने पिछले वीडियो में यह बात करी थी कि वो राउल्स लॉ से कैसे पॉजिटिवली डेविएट हो जाता है, यानी कि राउल्स लॉ से जो वेपर प्रेशर की वैल्यू हमें प्रेडिक्ट करके बताई गई थी, जो हमें थ्योरेटिकली कैलकुलेट करके बताई गई थी, कैसे इस वैल्यू से उस वैल्यू से हमें डेविएटेड वैल्यू आती है, पॉजिटिव साइड डेविएटेड वैल्यू आती है, इसकी हमने चर्चा करी थी पिछले वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने यही बात करी थी। और अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन सॉल्यूशंस की, उन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की जो नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे राउल्स लॉ से, मतलब विच विल गोइंग टू शो द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। उन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की हम लोग यहां पर बात करेंगे और ये देखेंगे कि नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है, कब ये नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलता है और किस प्रकार के सॉल्यूशंस ये नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। और इतना ही नहीं, वो सॉल्यूशंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, उनकी भी हम चर्चा करेंगे अपने आज के इस वीडियो में, जो कि है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ का। तो भैया स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेकिन आपको हर बार की तरह जैसा पता है कि ये जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा जो राउल्स लॉ है उसके ऊपर जो सॉल्यूशन के टाइप्स थे, आइडियल एंड नॉन आइडियल, ये कंप्लीट होगा। और इसके तुरंत बाद आपको मिलेगी एक डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की शीट, जिसमें 20 से 25 क्वेश्चंस आपके लिए होंगे, जिसको आपको सॉल्व करना है। और घबराने की कोई बात नहीं, अगर आपसे नहीं बने तो वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको उसका मिलेगा, तो उस वीडियो सॉल्यूशंस को देखकर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि तुम शीट डाउनलोड कर लो और फिर तुरंत वो वीडियो देख लो और वीडियो देख कर पूरे क्वेश्चन टीप डालो। टीपना नहीं है, वो शीट तुम्हारे लिए, तुम्हें सॉल्व करना है। वो वीडियो सॉल्यूशन सिर्फ तभी देखना है जब कोई डाउट आए या कोई क्वेश्चन कहीं फंस जाओ, कोई क्वेश्चन में आंसर ना आए, तो आपको वो वीडियो देखना है। और फिर इतने पर भी कहानी नहीं रुकेगी, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको कंप्लीट सोल्यूशन देता है आपके आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन का। तो इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, वन शॉट रिवीजन होगा, टेस्ट सीरीज होगी, लाइव डाउट सेशन होगा। ये सारी चीजें जो होंगी ये अवेलेबल होंगी। और ये सिर्फ ना मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर ही नहीं, बल्कि ये जो सारी चीजें हैं ये सब आपको अवेलेबल होगी वेबसाइट magnetbrains.com पर भी। तो वेबसाइट magnetbrains.com पर भी अवेलेबल होगा और यूट्यूब चैनल पर तो सिर्फ अवेलेबल है ही, लेकिन वेबसाइट पर भी सारी चीजें अवेलेबल होंगी। तो ये देख लो भाई साहब, इतना सारी चीजें अवेलेबल है, जो कहना चाहिए किसी के पेड कोर्स में भी नहीं है, उससे ज्यादा चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है मैग्नेट ब्रेन्स पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चल अब चर्चा करते हैं भैया नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो देखो, अभी तक तो हमने ये बात करी थी कि सर आइडियल सॉल्यूशंस तो, और खासतौर से नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन की बात करनी है। तो अभी तक हमने ये चर्चा करी थी कि सर वो सॉल्यूशंस जिसमें पी ए और पी नॉट ए इंटू काई ए इक्वल ना हो, पी बी और पी नॉट बी इंटू काई बी इक्वल ना हो, वो राउल्स लॉ है। वो जो राउल्स लॉ है उसको ओबे ना करे। और जो पीटी है, जो पी ए प्लस पी बी के इक्वल ना हो, यानी कि राउल्स लॉ को ओबे ना करे, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम नॉन आइडियल की कैटेगरी में रखते हैं। तो हम ऐसे सॉल्यूशंस को नॉन आइडियल की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन फिर यह सवाल उठा कि अगर नॉट इक्वल टू का साइन है, अगर ये आपस में इक्वल नहीं है, तो कौन सी चीज देखने को मिलेगी? क्या ये ग्रेटर देन होंगे
यानी कि जो LHS होगा वो बड़ा होगा या RHS बड़ा होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? यानी कि PA बड़ा होगा P0 A इंटू काई ए से, या P0 A इंटू काई ए बड़ा होगा PA से, PB बड़ा होगा P0 B इंटू काई B से, या P0 B इंटू काई B बड़ा होगा PB से। उसी प्रकार PT बड़ा होगा PA प्लस PB से, या PA प्लस PB बड़ा होगा PT से। ये हमें कैसे पता चलेगा? तो उसी चर्चा को हम शामिल करेंगे अपने नेगेटिव डेविएशन में। अब इसको मैं यहीं पर ऐसा ब्लैंक छोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात इससे स्टार्ट करूंगा, ये वाला टॉपिक नेगेटिव सॉल्यूशन का, कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये देखने को मिलता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये देखने को मिलती है कि जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं, जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, वो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल तो नहीं होते, वो इक्वल तो नहीं होते। मतलब इंट्रामॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल तो नहीं होते। और चूंकि हमने ये देखा था, चूंकि हमने एक केस देख चुका है पॉजिटिव डेविएशन में जिसमें इंट्रा स्ट्रॉन्ग होते हैं इंटर के मुकाबले, तो यहां पर केस 100% उल्टा होगा। यानी कि ये वो केस है जिसमें इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा इंट्रा मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इंटर स्ट्रॉन्ग होगा इंट्रा के कंपैरिजन में, यानी कि इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे और इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होंगे वो वीक होंगे। इंटर स्ट्रॉन्ग होंगे, इंट्रा वीक होंगे। क्योंकि पिछला केस में हमने क्या देखा था पॉजिटिव डेविएशन में, हमने हमेशा कहा कि इंटर और इंट्रा इक्वल नहीं होंगे। अगर इक्वल हो जाते तो आइडियल होता, लेकिन नॉन आइडियल है तो नॉट इक्वल टू होगा। लेकिन नॉट इक्वल टू में कौन किससे ज्यादा है? पॉजिटिव डेविएशन में हमने कहा था कि इंट्रा मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इंटर वीक है। इस बार हम कह रहे हैं कि इंटर स्ट्रॉन्ग है, इंट्रा वीक है। इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। अगर इंटर और इंट्रा को समझे यहां पर, तो ये कहानी बहुत इजीली हमें क्लियर है कि A और A का इंटरेक्शन होगा या B और B का इंटरेक्शन होगा। तो A और A के इंटरेक्शन और B और B के इंटरेक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इस बार A और B का इंटरेक्शन। ये दूसरा केस है। पहला केस हम बात कर चुके हैं, ये दूसरा केस है। यानी कि इस सॉल्यूशन के टाइप में वो सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ से नेगेटिवली डेविएट करता है, उसमें एक बात बड़ी कॉमन है कि इसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि A और B का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा इंट्रामॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। यानी कि A के मॉलिक्यूल का A से जो अट्रैक्शन है या B के मॉलिक्यूल का जो B से अट्रैक्शन है उससे स्ट्रॉन्ग होगा A और B के मॉलिक्यूल का जो इंटरेक्शन है आपस में उसके कंपैरिजन में। मतलब ये वो है जो आपस में अच्छी दोस्ती नहीं रखते। मतलब A कहता है यार मेरी आपस में A वालों से दोस्ती अच्छी नहीं है, B कहता है यार मेरी भी आपस में B वालों से दोस्ती अच्छी नहीं है। तो फिर A और B कहते हैं कि यार चलो हम दोनों मिल जाते हैं एक साथ और हमारी दोस्ती अच्छी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी तुम्हारे लोगों से नहीं पटती। A ऐसा मानता है, B ऐसा मानता है कि यार मेरी भी मेरे लोगों से नहीं पटती। तो A और B डिसाइड करते हैं कि चलो जब हम सोल्यूशन बनाएंगे तो A की B से अच्छी पटेगी, और जब A की B से अच्छी पटेगी तो वो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू को बढ़ा देंगे, वो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू को ज्यादा कर देंगे। तो इन दैट सिनेरियो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, वो स्ट्रांग हो जाएंगे। और इसके कई एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल की अपन चर्चा करेंगे। लेकिन ये वो एक और केस है जो बिल्कुल पिछले केस का ऑपोजिट है, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो दो ही है। अगर कोई LHS इक्वल टू RHS इक्वल नहीं होते आपस में तो पॉसिबिलिटी एक ही आती है, तो LHS बड़ा होगा RHS छोटा होगा, या फिर RHS बड़ा होगा LHS छोटा होगा। अब हम ये सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं। कंसेप्ट समझ में आया? अब इसमें होगा क्या, इसमें वेपर प्रेशर का फंडा क्या आएगा, इसमें वेपर प्रेशर कैसे वेरी करेंगे, वो सारी बात करते हैं, वो सारी चर्चा करते हैं। तो इस बात की चर्चा हम लोग इस बात से उठाते हैं कि मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें मैंने सॉल्वेंट भरा हुआ है, जिसमें मैंने सॉल्वेंट भरा हुआ है। तो दिस इज माय सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट भरा हुआ है भाई।
ये सॉल्वेंट भरा हुआ है, ये सॉल्वेंट भरा हुआ है, यानी कि ये हमारा है सॉल्वेंट ए, ये हमारा है सॉल्वेंट ए, जिसमें ए के मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन ए के साथ है, जिसमें ए के मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन ए के साथ है। उसी प्रकार मेरे पास एक और कंटेनर है, छोटू सा कंटेनर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसमें हमारा कम मात्रा की चीज होगी विच इज सॉल्यूट, जिसमें हमारी कम मात्रा की चीज होगी विच इज सॉल्यूट। ये हमारा सॉल्यूट होगा जिसके अंदर ये हमारा सॉल्यूट मौजूद होगा, ये हमारा सॉल्यूट होगा, ये सॉल्यूट होगा। तो दिस विल बी रिगार्डेड एज सॉल्यूट बी, सो दिस विल बी रिगार्डेड एज सॉल्यूट बी। और जब सॉल्यूट बी होगा तो डेफिनेटली बी के बी मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि यहां पर एक नया इंटरेक्शन होगा जो कि बी और बी का इंटरेक्शन होगा। जैसे ये ए और ए का इंटरेक्शन है वैसे यहां बी और बी का इंटरेक्शन होगा, तो ये सॉल्यूट बी है। अब ये जो इंटरेक्शन है ये वीक इंटरेक्शन है, ये कमजोर इंटरेक्शन है, क्योंकि हमने केस वही माना है कि जिसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगे। तो अब ए और ए का इंटरेक्शन कमजोर है, मतलब ए की ए से पटती नहीं है, ए की ए से दोस्ती नहीं है, और बी का इंटरेक्शन भी कमजोर है, यानी कि बी और बी की दोस्ती भी अच्छी नहीं है। और एक बात हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि जब दोस्ती अच्छी नहीं है तो वेपर ज्यादा बनाएंगे और जल्दी बनाएंगे, क्योंकि दोस्ती ही तो होती है जो वेपर बनाने से रोक रही है। ए अगर एक से दोस्ती अच्छी रखता है, जैसे कि पॉजिटिव में रखता था, तो वो मना कर देता था जब प्योर फॉर्म में होता था कि यार मैं जल्दी वेपर और ज्यादा वेपर नहीं बनाऊंगा, तो वहां पर उसकी वेपर प्रेशर की वैल्यू कम आती थी पी नॉट ए की प्योर फॉर्म में, बाद में बढ़ जाती थी लेकिन प्योर फॉर्म में कम आती थी। यहां वो दिक्कत नहीं है, यहां कम नहीं आएगी, क्योंकि यहां ए और ए का इंटरेक्शन हो या बी और बी का इंटरेक्शन हो, ये कमजोर इंटरेक्शन है, और जब इंट्रैक्शन कमजोर है तो वेपर प्रेशर तो बिल्कुल ज्यादा होगा, बिकॉज वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर force of attraction. More is the molecular force of attraction, lesser will be the vapor pressure, and lesser is the molecular force of attraction, more will be the vapor pressure. तो भैया वेपर प्रेशर यहां तो 100% अभी प्योर स्टेट में ज्यादा होगा। पूछो क्यों अभी प्योर स्टेट में ज्यादा होगा? क्योंकि अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है, क्योंकि हमने ये केस लिया है जिसमें ए और बी यानी कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा। तो भैया अगर इसको हम हीट करेंगे, सिंपल सा खेल है, अगर इसको हम हीट करेंगे और हीट करने के बाद इसके वेपर प्रेशर के आने का वेट करेंगे, जो कि आएगा भी एक टाइम के बाद, सॉल्यूट का भी आएगा सॉल्वेंट का भी आएगा, क्योंकि दोनों ही मैंने वोलेटाइल ले रखे हैं, तो 100% उस वेपर प्रेशर की वैल्यू रिलेटिवली ज्यादा मिलेगी। रिलेटिवली ज्यादा का मतलब है कि किसी के रिलेशन में ज्यादा मिलेगी। अब किसके रिलेशन में मिलेगी ज्यादा वो अभी चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर अगर मैं प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगाऊं हीट करने के बाद, तो यहां मुझे एक पी नॉट बी की वैल्यू मिलेगी जो बहुत अच्छी वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू मिलेगी? पी नॉट बी की वैल्यू मिलेगी, जो एक बहुत अच्छी वैल्यू के तौर पर निकल कर आएगा। और उसी प्रकार अगर मैं इसे हीट करूं, यहां से इसे हीट करूं यहां पर, तो यहां पर मुझे एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगाना होगा, जहां पर अगेन मैं अगर एक वैल्यू कैलकुलेट करूं तो मेरे को एक बहुत अच्छी वैल्यू मिलेगी जो कि पी नॉट ए की होगी। एक बहुत अच्छी वैल्यू मिलेगी जो कि पी नॉट ए की होगी। और पी नॉट ए और पी नॉट बी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी ये प्योर फॉर्म में, अभी इनमें मिलावट नहीं हुई है। जैसे ए का डब्बा है तो ए के डब्बे में ए के मॉलिक्यूल से, बी का डब्बा है तो प्योर बी के मॉलिक्यूल से। तो ये जो ए का वेपर प्रेशर है और बी का वेपर प्रेशर है, ये प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर है। और प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर पी नॉट ए और पी नॉट बी से डिनोट करते हैं, जो उनके जीवन काल का सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा। मतलब ए के जीवन काल में पी नॉट ए से ज्यादा वैल्यू वो कभी वेपर प्रेशर की नहीं दिखा सकता।
बी के जीवन काल में वो पी नॉट बी से ज्यादा वेपर प्रेशर की वैल्यू नहीं दिखा सकता, क्योंकि इसके बाद तो वेपर प्रेशर की वैल्यू कम ही होगी। जब सोल्यूशन बनाएंगे तो वेपर प्रेशर सप्रेस होंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। क्यों डिप्रेशन में जाएंगे? क्योंकि सरफेस एरिया पे मॉलिक्यूल्स की संख्या कम होगी ए और बी के, क्योंकि जब मिलावट होगी तो दोनों के मॉलिक्यूल्स आएंगे सरफेस पे, तो वहां पर आप कह सकते हो वेपर प्रेशर घटेगा। ठीक है, लेकिन अभी हमको एक पी नॉट ए की अच्छी वैल्यू मिली, पी नॉट बी की एक अच्छी वैल्यू मिली। अच्छी और बुरी, देखो अच्छी और बुरे वर्ड्स जो होते हैं वो रिलेटिव वर्ड्स होते हैं। तो कभी भी अगर कोई बोले अच्छी वैल्यू तो तुम्हें पूछना चाहिए सर अच्छी का मतलब क्या है, अच्छे की डेफिनेशन क्या आपके लिए, क्योंकि अच्छा होना या बुरा होना इज अ रिलेटिव वर्ड। जैसे मैं तुम्हें बोलूं यार तुम अच्छे हो, तो तुमको पूछना चाहिए सर किससे कंपेयर कर रहे हो मुझे, क्योंकि ये रिलेटिव वर्ड्स है। अब हो सकता है जैसे मेरे लिए मेरे लिए 95% स्कोर जो करता है वो अच्छा बच्चा होता है, तो किसी के लिए 70% भी जिसने स्कोर किया शायद वो भी अच्छा बच्चा हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अच्छे और बुरे की परिभाषा सबके लिए अलग है, और इसीलिए अच्छे और बुरे वर्ड्स को हम कहते हैं कि दे आर रिलेटिव वर्ड्स, दे आर कंपैरेबल वर्ड्स। ये कंपैरिजन में यूज होता है। तो जब मैंने तुमसे कहा कि पी नॉट ए की मेरे को एक अच्छी वैल्यू मिलेगी विच इज अ वेपर प्रेशर ऑफ ए, पी नॉट बी की मुझे एक अच्छी वैल्यू मिलेगी विच इज अ वेपर प्रेशर ऑफ बी, तो अच्छी वैल्यू मिलेगी मतलब किससे? उस वेपर प्रेशर की वैल्यू से जो इन्हीं ए और बी के होंगे, लेकिन ये तब निकाले जाएंगे जब ये मिलकर सॉल्यूशन बनाएंगे। जब ये मिलकर सॉल्यूशन बनाएंगे उससे जो वेपर प्रेशर की वैल्यूज निकाली जाएगी, वो वेपर प्रेशर ए और बी का जो निकलेगा उससे अच्छी वैल्यूज है पी नॉट ए और पी नॉट बी की, और अच्छी मतलब उससे ज्यादा वैल्यूज है। कैसे? क्योंकि अब यहां पर कंसेप्ट को समझेंगे। तो अभी मैंने ए का देख लिया और बी का देख लिया, मैंने ए का वेपर प्रेशर देख लिया और बी का वेपर प्रेशर देख लिया। अब मैंने कहा चलो दोनों को मिक्स करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो एक बड़े कंटेनर में सारी कहानी लेकर जाएंगे, एक बड़े कंटेनर में सारी कहानी लेकर जाएंगे। तो ये एक बड़े कंटेनर में हम आ जाएंगे, एक बड़े कंटेनर में हम आ जाएंगे, ये वो बड़ा कंटेनर आ गया, और इस बड़े कंटेनर में बहुत सारा सॉल्वेंट होगा, बहुत सारा सॉल्वेंट होगा, बहुत सारा सॉल्वेंट होगा, जिसके साथ होमोजीनियसली सॉल्यूट एड अप होगा। तो सॉल्यूट कैसे होगा? सॉल्यूट कुछ इस तरीके से होगा। तो जिसके साथ होमोजीनियसली बहुत सारा सॉल्यूट ऐड होगा, वो भी होमोजीनियसली मिक्स होगा। ये भाई साहब सॉल्यूट ऐड हो गया, ये सॉल्यूट ऐड हो गया। ठीक है, हालांकि सॉल्वेंट से कम मात्रा में होगा, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट से कम मात्रा में होता है, बट ये इस तरीके से ऐड होगा। Now there is a new interaction between two molecules, that is A and B, and this interaction will be regarded as AB interaction. अब यहां पर एक नया इंट्रैक्शन देखने को मिलेगा जो A के मॉलिक्यूल का B के मॉलिक्यूल से के साथ होगा, और इस इंट्रैक्शन को हम एक नया नाम AB इंट्रैक्शन बोल देंगे, AB इंट्रैक्शन दे देंगे। So this interaction will be termed as AB interaction, AB interaction। तो भैया ये एक इंट्रैक्शन हो गया ए और बी का। अब अगर मैं इसको हीट करूं, क्योंकि अब तो ये सॉल्यूशन बन गया, नाउ दिस हैज फॉर्म्ड एज सॉल्यूशन, तो ये बिल्कुल सॉल्यूशन बन गया, विच इज बेसिकली सॉल्यूशन ए प्लस बी, विच इज बेसिकली सॉल्यूशन ए प्लस बी। तो अब अगर मैं इस सॉल्यूशन को हीट अप करूं, अब अगर मैं इसको हीट करूं तो डेफिनेटली यहां दो किस्म के वेपर्स मिलेंगे। एक तो आपके ए का वेपर होगा जो एक वेपर प्रेशर लगाएगा, जिसको हम यहां पर पीए कह देंगे। एक हमारे बी का वेपर प्रेशर होगा जो अपने यहां पर वेपर्स लगाएगा, जिसको हम पीबी कह देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि जब आप सॉल्यूशन को हीट करोगे तो सॉल्यूशन को हीट करोगे तो ए के वेपर्स भी बनेंगे और बी के वेपर्स भी बनेंगे। हालांकि अब ए के उतनी शिद्दत से वेपर नहीं बनेंगे जितनी शिद्दत से पहले बन रहे थे, क्योंकि पहले एक छत्र राज ए का था, सरफेस पर सारे मॉलिक्यूल ए के थे, अभी सरफेस पर मॉलिक्यूल बी के भी आ गए। बी का भी वेपर प्रेशर जब प्योर फॉर्म में था तो बहुत ज्यादा था। क्यों? क्योंकि बी के ही मॉलिक्यूल्स थे, अब थोड़े से सप्रेस होंगे।
और राउल्ट्स लॉ ने यह भी बताया कि कितने सप्रेस होंगे। राउल्ट्स लॉ ने कहा कि कुछ नहीं, पी नॉट ए में काई ए का मल्टीप्लाई कर देना तो वो पी ए आ जाएगा, और पीबी को निकालने के लिए तुम काई बी का मल्टीप्लाई कर देना तो पीबी आ जाएगा। तो ये पी ए और पीबी तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन बाद में पता चला कि राउल्ट साहब गलत थे भैया, ये तो इक्वल टू नहीं आ रहे। और बाद में पता चलेगा मतलब क्या है, बाद में पता चला मतलब एक्सपेरिमेंट करने पर पता चला, प्रैक्टिकल करने पर पता चला, एक्सपेरिमेंटली ये बात समझ में आई कि जो राउल्ट साहब ने हमें बताया था उसको वो फॉलो नहीं कर रहा था। राउल्ट्स लॉ ने जो हमें एक्सप्लेनेशन दिया था वो उसको ओबे नहीं कर रहा था। तो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से इतनी वैल्यू पी और पीबी की आनी चाहिए थी, बट हुआ कुछ और। हुआ ये कि जब हमने ए और बी का वेपर प्रेशर देखा यहां पर एक्सपेरिमेंटली, तो हमें जो है आंसर वो और कम वैल्यू का मिला। मतलब हमें जितना राउल्ट्स लॉ ने प्रेडिक्ट करके बताया, हमें जितना राउल्ट्स लॉ ने थ्योरेटिकली कैलकुलेट करके बताया, जो कि पी नॉट ए की वैल्यू के दम पे बता दिया, पी नॉट बी की वैल्यू के दम पे बता दिया, हमें उतना पी ए और पीबी की वैल्यू नहीं मिली। इनफैक्ट उससे भी कम मिली, उससे भी कम मिली। सवाल उठता है उससे कम मिली क्यों, प्रैक्टिकली मिली क्यों, और राउल्ट्स ने क्या गलती कर दी? तो कम क्यों मिली उस बात की वजह समझेंगे जब हमने ए का वेपर प्रेशर निकाला था। कब? जब वो प्योर फॉर्म में था। तो उस समय हमने ए और ए के इंट्रैक्शन के दम पर वेपर प्रेशर की एक वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, और हमने कहा था यार इंट्रैक्शन जो है वो बहुत बेकार है, तो उससे वेपर प्रेशर की एक अच्छी वैल्यू आएगी, उससे एक वेपर प्रेशर की अच्छी वैल्यू आएगी। क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी थी दैट वेपर प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। क्या पढ़ा था हमने? अच्छे से लिख देता हूं, क्या पढ़ा था हमने? दैट वेपर प्रेशर इज inversely proportional to molecular force of attraction. Vapor pressure is inversely proportional to molecular force of attraction. तो जब हमने पहले वेपर प्रेशर निकाला था, कब? जब ए अपने प्योर स्टेट में रहता था तब की बात कर रहे हैं, तो हमने वो एक अच्छी वैल्यू मानी थी क्योंकि उस समय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर था। जब हमने बी का वेपर प्रेशर निकाला था तो हमने पी नॉट बी की एक अच्छी वैल्यू हमें मिली थी, मानी नहीं थी बल्कि प्रैक्टिकली मिली थी, क्योंकि उस समय बी का बी से इंट्रैक्शन कमजोर था, अच्छा नहीं था। और जब मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा नहीं होता है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, तब वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। तो हमने कहा कि यार वेपर प्रेशर अभी ज्यादा आ रहा है, और राउल्ट साहब ने भी यही चीज मानी। उनने कहा कि अच्छा तुमने पी नॉट ए निकाल लिया, पी नॉट बी निकाल लिया, बड़ी वैल्यू का निकाल लिया। बड़ी वैल्यू इसलिए निकाली क्योंकि ए का इंट्रैक्शन अच्छा नहीं है और बी का इंट्रैक्शन अच्छा नहीं है, मतलब ए के साथ अच्छी दोस्ती नहीं रखता और बी के साथ अच्छी दोस्ती नहीं रखता। तो अब राउल्ट साहब ने कहा कि तुम एक काम करो, इस पी नॉट ए से काई ए को मल्टीप्लाई करके पी ए निकाल लो। पी ए यहां प्रैक्टिकली मत निकालो, तुम इसको कैलकुलेट करके निकाल लो। तुम पी नॉट बी को काई बी से मल्टीप्लाई करके पी बी निकाल लो, कैलकुलेट करके निकाल लो। क्योंकि अभी तुम्हें पी नॉट ए की वैल्यू ज्यादा मिली है तो तुम्हें उसके हिसाब से ही पी ए मिलेगा, क्योंकि ए का इंट्रैक्शन जैसा अभी ए के साथ है, फिर से ए का इंट्रैक्शन जैसा अभी ए के साथ है वैसा ही ए का इंट्रैक्शन बी के साथ भी होगा। ऐसा राउल्ट साहब ने सोचा, मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं सोचता, राउल्ट साहब ने सोचा। गलत राउल्ट साहब है, अपन नहीं हुए भाई गलत, हाँ अपन गलत नहीं है, राउल्ट साहब गलत है। तो उनका ये एक सोचना था कि जैसा ए से दोस्ती निभाएगा, ए का मॉलिक्यूल ए से इंट्रैक्शन रखेगा, वैसा ही ए का मॉलिक्यूल बी से भी इंट्रैक्शन रखेगा। जिस हिसाब से बी का मॉलिक्यूल बी से इंटरेक्शन रखेगा वैसा ही यहां पर भी बी का मॉलिक्यूल ए से इंटरेक्शन रखेगा। मान लो ए और ए यहां बेकार है तो फिर ए और बी भी बेकार होंगे, बी और बी बेकार है तो बी और ए का इंटरेक्शन भी बेकार होगा। ऐसा राउल्ट साहब ने सोचा, जो कि गलत सोचा, जो कि बिल्कुल गलत सोचा। क्योंकि ए और ए का इंटरेक्शन अच्छा नहीं है, मानते हैं।
ए सबसे लड़ता है, आप अपने लोगों से मानते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कल को ए जब बी के साथ जाएगा, कल को मतलब सॉल्यूशन में जब वो ए और बी मिल जाएंगे तब, तो कल को जब ए और बी साथ में मिलेंगे तो यह बात बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ए बी से भी उसी शिद्दत से लड़ाई करेगा। हो सकता है बी से उसकी पट जाए। और जब बी और बी की आपस में नहीं बनती, खुद के मॉलिक्यूल्स की आपस में नहीं बनती, तो यह कोई जरूरी नहीं है कि कल जब बी ए के साथ मिलेगा, कल बोले तो जब सॉल्यूशन में मिलेगा तो बी की ए से उसी प्रकार लड़ाई होगी जैसी उसकी बी के साथ थी। हो सकता है बी और ए अच्छे दोस्त निकल जाएं, उनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ जाए, और जो कि इस केस में बढ़ेगा ही। तो फिर उस वैल्यू के आधार पे, उनके झगड़ालू लड़ाकू नेचर के आधार पर आप उनके आगे का वेपर प्रेशर नहीं कैलकुलेट कर सकते, वो गलत कैलकुलेट करोगे, और डेफिनेटली आप जो कैलकुलेट करोगे उससे डेविएटेड आंसर आएगा, उससे 100% बदला हुआ आंसर आएगा, उससे 100% चेंज आंसर आएगा। क्यों चेंज आएगा? क्योंकि आपने इनके झगड़ालू लड़ाकू नेचर के बारे में सोचकर एक धारणा बना ली। आपने मतलब राउल्ट साहब ने एक पर्टिकुलर वैल्यू के हिसाब से एक पर्टिकुलर प्रिडिक्शन करके एक वैल्यू बना ली जो कि गलत थी, क्योंकि लड़ते पहले थे, लेकिन ए आपस में लड़ता था, बी आपस में लड़ते थे, लेकिन जब ए और बी बन गए तो लड़ाई नहीं हुई, उनका इंटरेक्शन बढ़ गया। क्योंकि यहां हमने लिखा है इंट्रा वीक है, इंटर स्ट्रांग है, इंट्रा वीक है, इंटर स्ट्रांग है। तो अब ए और बी वीक है और ए बी स्ट्रांग है, तो उससे हमें बाद में जो है वो कम वेपर प्रेशर मिलेगा। किसके मुकाबले? जो राउल्ट्स ने प्रिडिक्ट किया उसके हिसाब से, जो थ्योरेटिकली हमने सोचा उसके हिसाब से। मतलब हमें प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यूज मिलेंगी वो कम मिलेंगी, और कैलकुलेटिव वैल्यूज ज्यादा, थ्योरेटिकल वैल्यूज मतलब थ्योरी के हिसाब से ज्यादा वैल्यू आनी चाहिए। तो ये सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, ये सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। तो हम ये कहेंगे कि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो आएंगी ये कम आएंगी, और जो थ्योरेटिकल वैल्यूज होंगी वो ज्यादा आएंगी। ये आपकी थ्योरेटिकल वैल्यूज है, राउल्ट्स लॉ के हिसाब से आपने प्रेडिक्ट की है, तो ये आपकी थ्योरेटिकल वैल्यूज जो होंगी वो ज्यादा आएंगी। तो दिस विल बी द थ्योरेटिकल वैल्यूज जो आपको ज्यादा मिलेंगी, थ्योरेटिकल वैल्यूज आपको ज्यादा मिलेंगी। इस बार केस उल्टा हो जाएगा टोटली, मतलब हमें प्रैक्टिकली आंसर्स कम आ रहे हैं, और जो राउल्ट्स ने प्रेडिक्ट किया था कि इतना वेपर प्रेशर आएगा वो ज्यादा वैल्यू आएंगी। राउल्ट्स लॉ ने क्यों ज्यादा प्रेडिक्ट कर लिया था? क्योंकि उसको लगा था ए यहां पर अच्छा इंटरेक्शन नहीं देगा तो दूसरी जगह भी इंटरेक्शन अच्छा नहीं देगा, मतलब ए का इंटरेक्शन यहां पर अच्छा नहीं है तो ए का बी के साथ भी नहीं होगा, बी का बी से अच्छा नहीं है तो बी का बी ए के साथ भी नहीं होगा। लेकिन यहां उल्टा हुआ, ए और बी जब मिले तो इंटरेक्शन अच्छा हो गया, और जब इंटरेक्शन अच्छा हो गया तो यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? वो स्ट्रॉन्गर होने की वजह से कम वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। तो यहां पर जो वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी वो डिक्रीज होगी। क्लियर हो गया? तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो पी ए होगा वो पी नॉट ए इंटू काई ए से कम आएगा, जो पीबी होगा वो पी नॉट बी इंटू काई बी से कम आएगा, और जो पीटी होगा टोटल प्रेशर वो भी पी ए प्लस पीबी के सम से कम आएगा। तो पीटी जो होगा वो पी ए प्लस पीबी के सम से कम आएगा। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो होंगी वो थ्योरेटिकल वैल्यूज से बिल्कुल कम आएंगी। क्लियर हो गया? तो यहां पर नॉट इक्वल टू का साइन है, और नॉट इक्वल टू का साइन है तो यहां बिल्कुल लिखेंगे यही चीज, पी ए विल बी लेस देन पी नॉट ए इंटू काई ए, पीबी विल बी लेस देन पी नॉट बी इंटू काई बी, एंड देन टोटल प्रेशर जो पीटी आना चाहिए वो पी ए प्लस पीबी जो राउल्ट्स लॉ ने प्रेडिक्ट किया था उससे भी कम आएगा। तो ये कम आएगा, और सबके पीछे का एक ही रीजन है, वो ये है कि इंट्रा फोर्स वीक है और इंटर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है? तो यहां पर अगर हम लोग एक बार रीडिंग देखें इस चीज की, तो फॉर सच सॉल्यूशंस द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज लेस देन व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो पार्शियल वेपर प्रेशर जो एक कंपोनेंट का होगा, पार्शियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब सॉल्यूशन बन जाता है तो दो लोग मिलकर वेपर प्रेशर लगाते हैं, तो जो एक का कंट्रीब्यूशन होगा उसे हम पार्शियल वर्ड से डिनोट करेंगे। जो एक वेपर प्रेशर का कंट्रीब्यूशन होगा उसे हम पार्शियल वर्ड से डिनोट करेंगे। तो पार्शियल वेपर प्रेशर जो एक कंपोनेंट का होगा वो लेस होगा एज प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ। In such a mixture,
the attraction between molecules of A and B is greater than the forces between AA molecules or BB, hence the escaping tendencies of both the components are lowered. तो AA और BB के मुकाबले AB का इंट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, जिससे सोल्यूशन फेज में जाकर उनकी टेंडेंसी एस्केप होने की कम हो जाएगी। एस्केपिंग टेंडेंसी जिसे बोलते हैं, जिससे वो वेपराइज हो जाएंगे, एक दूसरे का साथ छोड़कर हवा में उड़ जाएंगे, वो टेंडेंसी उनकी कम हो जाएगी, वो टेंडेंसी उनकी डिक्रीज होगी। तो उस टेंडेंसीज को ये लोग क्या कर लेंगे, दैट टेंडेंसीज विल गेट लोअर डाउन, तो वो टेंडेंसी कम हो जाएगी। क्लियर हो गया कंसेप्ट पूरे तरीके से कि क्यों वेपर प्रेशर कम हो रहा है। और चूंकि कम हो रहा है, हमारी सोच से कम हो रहा है, इस वजह से इस सॉल्यूशन को बोलते हैं कि आप नेगेटिव डेविएशन दिखाते हो राउल्ट्स लॉ से। पॉजिटिव डेविएशन किसे बोलते थे, जब वेपर प्रेशर ज्यादा आता था, उम्मीद से ज्यादा। यहां उम्मीद से कम है, उम्मीद क्या है, राउल्ट्स लॉ, उम्मीद से कम वेपर प्रेशर है और कम है तो नेगेटिव डेविएशन होगा ये राउल्ट्स लॉ से। इसे हम डेविएशन कहेंगे कि ये भैया नेगेटिव साइड डेविएट हो रहा है, ये कम वैल्यू दिखा रहा है, वेपर प्रेशर ज्यादा आना चाहिए था बट कम आ रहा है, तो नेगेटिव डेविएशन इसलिए वर्ड आया। क्यों आया और क्यों ये वर्ड मिला, समझ में आया, क्लियर हुआ। स्क्रीनशॉट लें, इस पार्ट का पहले स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, इस वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट लेंगे भैया, ये पूरा स्क्रीनशॉट यहां पर भी लेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट पूरा लेंगे। ओके, तो क्लियर हुआ ये वाली चीज। तो यहां पर हम बिल्कुल कह सकते हैं कि नेगेटिव डेविएशन मिलेगा, बिकॉज वेपर प्रेशर जो होंगे वो कम होंगे। तो फॉर अ मिक्सचर शोइंग नेगेटिव डेविएशन, PA विल बी लेस देन PA नॉट का ये, तो यहां पर इट शुड बी लेस देन का साइन, इट शुड बी लेस देन वाला साइन। ओके, ये PA शुड बी लेस देन P नॉट ए इंटू का ये, PB शुड बी लेस देन P नॉट बी इंटू काई बी, तो फिर P टोटल विल बी लेस देन PA इंटू काई ए प्लस P नॉट बी इंटू काई बी। तो ये लेस देन वाला साइन आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है। और इसके पीछे का बेस एक ही है सिर्फ, कौन सा है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स वीक है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। वो जो है स्ट्रॉन्ग है। ए बार बार लिख रहा हूं क्योंकि ये चीज याद होनी चाहिए भाई, बार बार लिखने का पर्पस यही है, जो चीज बार बार लिखेंगे वो याद हो जाएगी। और ए भी आपका स्ट्रॉन्ग है, क्लियर हो गया। तो ये इसके पीछे का रीजन है। हालांकि अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज की बात करनी है, जिसमें सबसे पहले ये जानना है कि भाई हीट चेंज ऑन मिक्सिंग क्या होगा, और दूसरा में जानना है कि वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग क्या होगा। हीट चेंज ऑन मिक्सिंग क्या होगा और वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग क्या होगा, ये दो पर और हमें चर्चा करनी है। तो पहले एक काम करें, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले, आगे फिर हम और बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे इस पार्ट का भी। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गई हमारी कहानी। अब यहां पर हम समझेंगे हीट चेंज और वॉल्यूम चेंज मिक्सिंग के दौरान क्या होगा और कैसा होना चाहिए, उस पर हमें बात कर दी, उस पर हमें चर्चा करनी है। तो हीट चेंज और वॉल्यूम चेंज की चर्चा करते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक होगा। सबसे पहली चीज, जो हीट चेंज मिक्सिंग का होगा, इट विल बी लेस देन 0, क्योंकि देखो नेगेटिव डेविएशन है तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच याद करो पॉजिटिव था। अगर आपने पॉजिटिव डेविएशन वाला थ्योरी पहले नहीं पढ़ा है तो पहले मैं इंसिस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वही थ्योरी पढ़ो, पॉजिटिव डेविएशन वाली, इसके पिछला वीडियो पढ़ो, उसके बाद ये वीडियो देखो, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच पॉजिटिव था, चेंज इन हीट एनर्जी पॉजिटिव थी। चूंकि ये नेगेटिव डेविएशन है तो यहां चेंज इन हीट यानी कि डेल्टा एच नेगेटिव होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होगा। अब क्यों नेगेटिव होगा उसका कंसेप्ट तुम समझो पहले, डेल्टा एच नेगेटिव क्यों होगा उसका कंसेप्ट पहले यहां समझो। कंसेप्ट हम यहां समझेंगे कि हमारे पास दो कंटेनर है, मान लेते हैं ये एक बड़ा कंटेनर, ये एक छोटा कंटेनर। बड़े कंटेनर में हमें पता है हमें क्या भरना है, सॉल्वेंट। बड़े कंटेनर में हमें पता है हमें क्या भरना है, सॉल्वेंट। तो ये हमने सॉल्वेंट भर दिया, ये हमने सॉल्वेंट भर दिया, ठीक है। दिस इज सॉल्वेंट ए, तो ये हमारा हो गया सॉल्वेंट ए। ये बड़े कंटेनर में हमने सॉल्वेंट ए भर दिया।
यहां पर 100% ए और ए का इंटरेक्शन होगा। छोटे कंटेनर में हमने क्या भर दिया, सॉल्यूट बी, तो यहां पर हमारे पास सॉल्यूट है जो कि बी है, तो यहां पर सॉल्यूट बी है मतलब बी के कंपोनेंट्स होंगे, तो ये आपका सॉल्यूट हो गया विच इज बी, और यहां पर इंटरेक्शन होगा बी की बॉन्डिंग बी से, तो ये बी और बी का इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो आपके पास हो गया एक ए और एक ये बी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, अगर हमें इनको सॉल्यूशन बनाना है, मतलब अगर हम चाहते हैं हम इन दोनों को ऐड करें और इन दोनों को ऐड करके एक बड़े कंटेनर में ले जाएं, और बड़ा कंटेनर कुछ इस तरीके से हो कि यहां पर आपके पास सॉल्यूट भी हो सॉल्वेंट भी हो, तो ये बहुत सारा सॉल्वेंट हो, ये बहुत सारा सॉल्वेंट हो, ये बहुत सारा सॉल्वेंट हो और थोड़ी बहुत मात्रा में सॉल्यूट हो, थोड़ी बहुत मात्रा में सॉल्यूट हो, ताकि ये होमोजीनियसली मिक्स कर जाएं और होमोजीनियसली मिक्स करके क्या बना दे, सॉल्यूशन बना दे। तो भैया ये होमोजीनियस मिक्स करके इनने क्या बना दिया, एक सॉल्यूशन बना दिया, तो ये सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, अब सुनेंगे, सॉल्यूशन बना दिया, तो अब होगा क्या, यहां पर होगी ए और बी, यहां पर बन गया ए और बी का एक होमोजीनियस सॉल्यूशन, तो ये आपका ए और बी का एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बन गया। अब एक बात तो कंफर्म है कि अगर हमें ए और बी का सॉल्यूशन बनाना है तो हमें ए की बॉन्डिंग ए से तोड़नी होगी और बी की बॉन्डिंग बी से तोड़नी होगी, मतलब हमें इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ना होगा, जिसको तोड़ने के लिए हमें इन्हें एनर्जी देनी होगी। इनको तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी ना भाई, क्योंकि हमने सिंपल शब्दों में जाना है कि भैया जब भी कोई बॉन्ड तोड़ते हो, फिजिकल बॉन्ड हो या केमिकल बॉन्ड हो, बॉन्ड होगा, उसको अगर आप तोड़ोगे तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब ये लोग एनर्जी गेन करेंगे, ये लोग एनर्जी गेन करेंगे, तो आपको इनको बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब ये सॉल्यूशन बनेगा, जब ए और बी बनेंगे तो आपको बदले में एनर्जी मिलेगी, मतलब ये बनने के दौरान अपने अंदर से एनर्जी रिलीज कर देंगे और आपको दे देंगे, तो आपको सराउंडिंग में आप हो तो आपको एनर्जी दे देंगे, इससे एनर्जी निकलेगी। अब याद रखना, जो बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट उतना ज्यादा होगा। मान लो अगर तुम स्ट्रांग बॉन्ड तोड़ रहे हो तो तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर कमजोर बॉन्ड तोड़ रहे हो तो कम एनर्जी देकर भी टूट जाएंगे। अगर स्ट्रांग बॉन्ड बन रहा है तो तुम्हें ज्यादा एनर्जी मिलेगी, और अगर कमजोर बॉन्ड बन रहा है तो कम एनर्जी मिलेगी, लेकिन एनर्जी मिलेगी अगर बॉन्ड बनता है तो। और यह बात मैं बार बार कहता हूं, पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था, आप इस बात को इस वीडियो में तो स्टार बनाकर लिख लो। क्या लिखना है, जब बॉन्ड टूटेगा, जब बॉन्ड्स टूटेंगे तो एनर्जी सप्लाई करनी होगी, तब एनर्जी सप्लाई करनी होगी, एक बात। दूसरा स्टार, जब बॉन्ड्स जुड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, मतलब सॉल्यूशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, रिलीज करेगा और हमें मिलेगी। तो जब बॉन्ड्स बनेंगे तो एनर्जी सॉल्यूशन से रिलीज होगी, सॉल्यूशन से रिलीज होगी। ठीक है, ये दो पॉइंट्स है बड़े इंपॉर्टेंट है। और जितना स्ट्रेंथ अच्छा होगा बॉन्ड का, एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट उतना ज्यादा होगा, मतलब एनर्जी इन्वॉल्व उतनी ज्यादा होगी। अगर मजबूत बॉन्ड टूट रहा है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर कमजोर बॉन्ड बन रहा है तो कम एनर्जी लेगी, यह बात याद रखना। अब मेरे को बताओ कि जो बॉन्ड हम लोग स्टार्टिंग में ए और बी का तोड़ेंगे, वो स्ट्रॉन्ग तोड़ रहे हैं कि कमजोर तोड़ रहे हैं? कंपैरेटिवली हम कमजोर बॉन्ड तोड़ रहे हैं,
मतलब ए और बी हम कमजोर बॉन्ड तोड़ना है। और जब कमजोर बॉन्ड तोड़ेंगे तो हम हीट कम देंगे, मतलब सॉल्यूशन लेस हीट एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि कम हीट में भी काम हो जाएगा ना भाई। ये बॉन्ड मजबूत थोड़ी ना, ये तो इंट्रा है, इनकी आपस में नहीं बनती, तो ये बहुत कमजोर बॉन्ड है, ये बहुत आसानी से टूट जाएंगे, बहुत आसानी से टूट जाएंगे। तो इनको हमें हीट कम देनी पड़ेगी, तो इट विल गोइंग टू हैव अ लेसर हीट एब्जॉर्प्शन बाय द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो लेस हीट will be absorbed, less heat will be absorbed by solvent and solute molecules, by solvent and solute molecules। क्यों कम हीट लगेगी? क्योंकि भाई कमजोर बॉन्ड तोड़ रहे हो, सिंपल सी बात है। और जब कमजोर बॉन्ड तोड़ोगे तो आपको कम हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि कम हीट में भी काम हो जाएगा। लेकिन जब ये बनेंगे सॉल्यूशन से बाय सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को कम हीट देनी पड़ेगी, लेकिन जब ये बनेंगे तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी, हमें बदले में बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी, मतलब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये ए बी का बॉन्ड बना रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्योंकि यहां वो ए बी वाला बॉन्ड बना रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और ए बी का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ज्यादा एनर्जी देगा। मैंने कहा ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होगी। अगर मजबूत बॉन्ड तोड़ना है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर मजबूत बॉन्ड बनना है तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी भी बदले में। तो यहां मजबूत बॉन्ड बन रहा है, तो मोर हीट विल बी रिलीज्ड बाय द सॉल्यूशन, तो इट विल बी मोर हीट रिलीज्ड बाय द सॉल्यूशन। तो हीट जो होगी वो ज्यादा रिलीज्ड होगी बाय द सॉल्यूशन और बाय द सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स कहना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर ही हीट कर रहे हैं, रिलीज बाय द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स व्हाइल फॉर्मिंग सॉल्यूशन। ऐसा लिख लो, मॉलिक्यूल्स व्हाइल फॉर्मिंग सॉल्यूशन, व्हाइल फॉर्मिंग सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? व्हाइल फॉर्मिंग सॉल्यूशन। तो अगर हम इन दोनों को कंट्रीब्यूट माने तो देयर विल बी नेट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय द solution during the formation of solution. So this implies there will be net amount of heat released during the formation of solution, released during the formation of solution. So there will be a net amount of heat released during the formation of solution, during the formation of solution. So there will be net amount of heat released during the formation of solution. तो net amount की heat जो हो रही है वो release हो रही है solution के दौरान, मतलब रिजल्टेंट के तौर पे सॉल्यूशन से हीट निकल रही है रिजल्टेंट के तौर पर। तो जब हीट निकलेगी तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि देयर विल बी फाइनल हीट जो होगी वो इनिशियल हीट नेगेटिव होगी, क्योंकि हीट ज्यादा निकलेगी तो फाइनली हीट कम होगी, HF की वैल्यू HI से कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि HF की वैल्यू विल बी लेस देन HI, इट मींस HF minus HI will be less than 0. This implies HF minus HI means delta H will be less than 0, और delta H अगर less than 0 है तो this implies delta H जो होगा वो नेगेटिव आएगा। So this implies जो डेल्टा H होगा वो आपको नेगेटिव मिलने वाला है। तो डेल्टा H आपको नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिव मिलेगा, और रीजन बहुत सिंपल है कि डेल्टा H नेगेटिव क्यों मिलेगा, क्योंकि नेट हीट जो होगी वो नेगेटिव इसलिए आएगी क्योंकि नेट हीट सॉल्यूशन अपने अंदर से निकालेगा।
निकाल कर तुम्हें देगा, तो तुम अपना फायदा नुकसान मत देखो। कई लोग सोचेंगे सर हमें हीट मिली तो हमारा तो फायदा हुआ। अरे हम जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम सोल्यूशन की नजर से देखते हैं, हम सिस्टम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो सिस्टम को तो नुकसान हुआ ना, क्योंकि उसने हीट निकाल दी। मतलब पहले उनके पास ज्यादा हीट कंटेंट था, बाद में कम हीट कंटेंट था जब सोल्यूशन बन गए, क्योंकि बहुत अच्छे सोल्यूशन बन गए, क्योंकि हीट ज्यादा निकाल दी। और जब हीट ज्यादा निकाल दी तो अब लोअर हीट एनर्जी पर आ गया। ये लोअर एनर्जी मतलब डेल्टा एच नेगेटिव होगा, तो इसका डेल्टा एच जो होगा वो 100% नेगेटिव होगा। तो हीट का जो चेंज आएगा वो आपको नेगेटिव रूप में मिलने वाला है, वो आपको नेगेटिव यहां मिलने वाला है। कंसेप्ट समझ में आया डेल्टा एच नेगेटिव क्यों आ रहा है और क्या रीजन है डेल्टा एच के नेगेटिव आने का? तो ये इंपॉर्टेंट है कि डेल्टा एच इस कंडीशन पे, इस पर्टिकुलर कंडीशन पे आपको नेगेटिव मिलेगा। एकदम क्लियर हो गया? अब यहां पर यह चीज बिल्कुल ध्यान रखना, जो पहले दो चीज बताइए कि जब भी आप बॉन्ड को तोड़ोगे तो हीट देनी पड़ेगी और बॉन्ड जुड़ेंगे तो हीट मिलेगी। कमजोर बॉन्ड टूट रहे हैं तो कम हीट देनी पड़ेगी और मजबूत बॉन्ड बन रहा है तो ज्यादा हीट मिलेगी। तो नेट आपको हीट मिलेगी और नेट हीट मिलेगी जिसकी वजह से इसकी एनर्जी कम होगी, डेल्टा एच नेगेटिव होगा। इसको अगर हमने एक एग्जांपल दे, लाइव एग्जांपल, तो जैसा मैंने आपको पिछले केस में भी पॉजिटिव डेविएशन में एग्जांपल दिया था, आपके दोस्त स्कूल वाला और कॉलोनी वाला, वही एग्जांपल यहां देता हूं। मान लो आप एक स्कूल में पढ़ते हो और उस स्कूल में कुछ आपके क्लासमेट्स हैं, होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन वो आपके अच्छे दोस्त नहीं है। सपोज करो मैं किसी एक बंदे के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं जो आपका क्लासमेट है, वो आपका अच्छा दोस्त नहीं है, ठीक है? आपको लेकिन उसके साथ बैठना पड़ता है या उसके साथ क्लास में पढ़ना पड़ता है क्योंकि ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट स्कूल एंड दैट क्लास, लेकिन आपकी उससे बनती नहीं है, यू आर नॉट गुड फ्रेंड्स, ठीक है? और आपका एक और दोस्त है जो आपकी कॉलोनी का फ्रेंड है, आपकी सोसाइटी में रहता है, बट ही इज नॉट इन योर स्कूल, आपके स्कूल में नहीं है, लेकिन वो रहता आपकी कॉलोनी, आपकी सोसाइटी में, और वो बहुत अच्छा दोस्त है आपका, एकदम घनिष्ठ मित्र, मतलब जन्म जन्म का साथ वाली बात है और बहुत अच्छा दोस्त है। अब तुम अपने स्कूल में रहोगे तो तुम नॉर्मल रहोगे कि ठीक है यार दोस्त है तो ठीक है, मतलब क्लासमेट है, ठीक है, साथ है, मतलब बहुत ज्यादा खुश नहीं होगे, मतलब बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होगे तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होगे। लेकिन सडनली क्या हुआ है, एक दिन तुम्हारे स्कूल ने डिसाइड किया कि भैया हम लोग एक फलाने स्कूल में जा रहे हैं, एक दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, कोई कंपटीशन है, कोई एग्जीबिशन है, कोई इवेंट है, उसको अटेंड करेंगे सुबह से शाम तक और फिर शाम को वापस अपने स्कूल आकर अपने घर चले जाएंगे। तो तुमने कहा ठीक है कोई सा भी स्कूल होगा, तुम्हारे स्कूल बस में बैठ गए, पहुंचे। यू विल बी सरप्राइज टू नो, जब तुम स्कूल पहुंचे तो ये वही स्कूल निकला जिसमें तुम्हारा सोसाइटी या कॉलोनी का फ्रेंड पढ़ता है। और जैसे तुम बस से उतरे, तुमने सामने उस दोस्त को देखा जो तुम्हारी सोसाइटी का तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। अब मेरे को बताओ क्या रिएक्शन तुम्हारा होगा? अरे चिंटू और चीकू और ये और करते हुए इस पे झूम जाओगे और बिल्कुल हल्ला गुल्ला करते हुए, उड़ते उड़ाते हुए निकल जाओगे, यही होगा। मतलब एकदम से तुम्हारी जो लोअर एनर्जी थी, थके थके बस में थे, एकदम से स्कूल बस में उतरे और देखा अच्छा ये तो मेरे वही दोस्त का स्कूल है, और ये रहा मेरा दोस्त, और चीकू और चिंटू कहां थे, और ये और वो, समझ में आया? मतलब तुम एनर्जी बहुत रिलीज करोगे। और अब अगर मैं बोलूं कि तुम अपने स्कूल के दोस्तों के साथ ना रहो, अगर रहोगे तो मैं एनर्जी लगाकर अलग कर दूंगा, तुम मुझे इस बार ज्यादा मेहनत नहीं करनी। क्यों? क्योंकि तुम अपने ही स्कूल के बच्चों से वैसे भी नहीं बात करते थे, तो तुम्हें अपने स्कूल से बच्चों को अलग करने में कोई दिक्कत नहीं है, अपने स्कूल के बच्चों को अलग करने में कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरे के स्कूल से बच्चों को मिलने में मेरे को ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही मिल लोगे और बहुत ज्यादा एनर्जी निकालोगे। तो मतलब मैं अपनी बात करूं तो मैंने दी एनर्जी कम और मुझे मिली एनर्जी ज्यादा, लेकिन ये तुम्हारी वजह से हुआ। मतलब तुमने मुझसे कम एनर्जी ली अपने स्कूल के बच्चों से अलग होने के लिए, और जब तुमने एनर्जी रिलीज करी, जब तुम्हें तुम्हारा सोसाइटी वाला फ्रेंड मिल गया, तो तुमने एक ज्यादा अमाउंट की एनर्जी मुझे रिलीज करी। तो तुम्हारी बात करूं अगर, क्योंकि तुम एक मॉलिक्यूल थे गैस का, तो अगर मैं तुम्हारी बात करूं तो तुमने एनर्जी कम गेन करी लेकिन रिलीज ज्यादा कर दी। जैसी चिल्लाओगे ये सब गल्ला गुल्ला होगा, वापस जब स्कूल बस में बैठकर अपने स्कूल जाओगे तो एकदम सोते हुए जाओगे, क्योंकि तुम थक चुके होगे, क्योंकि तुम्हारा दोस्त मिल गया था। तो दूसरे स्कूल में तो बहुत गटर मस्ती हुई थी ना, बहुत गटर मस्ती, तो अब तुम थक गए, अब तुम सोते हुए जाओगे, मतलब तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाएगी, क्योंकि तुम एनर्जी रिलीज कर चुके हो ना ऑलरेडी।
तो जब तुम दोस्त से मिले, तुमने सोल्यूशन बनाया, उस दौरान तुमने बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करी, जिससे अब एनर्जी तुम्हारी कम हो गई। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो डेल्टा एच होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि तुम एनर्जी एब्जॉर्ब कम कर रहे हो, रिलीज ज्यादा कर रहे हो, तो फाइनल एनर्जी तुम्हारी कम होगी, इनिशियल ज्यादा होगी। फाइनल माइनस इनिशियल जब हम करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और इसलिए आपका ये डेल्टा एच जो आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए ये जो आपका डेल्टा एच आएगा, ये डेल्टा एच आपको नेगेटिव मिलेगा, यानी कि माइनस में मिलेगा। क्या मेरी बात संपट पड़ी? क्या ये डेल्टा एच नेगेटिव वाली बात संपट पड़ी पूरे तरीके से? बहुत इंपॉर्टेंट है डेल्टा एच नेगेटिव की वैल्यू। और नेगेटिव डेविएशन में याद तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, क्योंकि भैया नेगेटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिव ही होता है, बात खत्म। नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिव ही होता है, एज सिंपल एज दैट। स्क्रीनशॉट लेंगे, इस पूरे पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बात करेंगे फिर। तो फाइनली वी हैव डिस्कस्ड कि भैया अच्छा, एंथैल्पी जो चेंज होगा मिक्सिंग के दौरान वो लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव होगा, बिकॉज हीट इज इवॉल्व ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स। हीट निकलेगी क्योंकि जब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनेंगे तो एट दैट टाइम 100% हीट विल बी रिलीज्ड और हीट विल बी इवॉल्व्ड, निकलेगी। सो दिस वाज द थर्ड पॉइंट आफ्टर द इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कंपैरिजन एंड राउट्स लॉ की इक्वेशन। 2 पॉइंट वो थे, तीसरा पॉइंट ये था। फोर्थ पॉइंट जो एक और प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक बताता है उन सॉल्यूशंस की जो राउट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, वो होता है वॉल्यूम चेंज के ऊपर। वॉल्यूम चेंज, ये भी एक पॉइंट है, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, एंड येट अगेन नेगेटिव डेविएशन है तो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग विल बी लेस देन 0, यानी कि वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग भी नेगेटिव होगा। वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग भी नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, इसका डिस्कशन और करते हैं, इसका डिस्कशन और करते हैं। पहले तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे का एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भैया डेल्टा वी नेगेटिव क्यों होगा मिक्सिंग के दौरान। तो फिर से वही सारी कहानी, हमने कंटेनर ले लिया, ये कंटेनर ले लिया जिसमें हम सॉल्वेंट भरेंगे, और एक छोटू सा कंटेनर ले लिया जिसमें हम सॉल्यूट भरेंगे, ठीक है। ये कंटेनर हो गया जिसमें हम सॉल्वेंट भरेंगे, बीच में थोड़ी सी जगह बनाते हैं, ठीक है। ये सॉल्वेंट है और ये हमारा सॉल्यूट है, थोड़ी सी कम मात्रा में होता है, मतलब सॉल्वेंट से तो कम ही होता है एटलीस्ट, तो ये हमारा सॉल्यूट है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज सॉल्वेंट ए, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज सॉल्वेंट ए, एंड दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज सॉल्यूट बी। जब ए है तो ए का इंटरेक्शन ए से होगा ये, और जब बी है तो बी का इंटरेक्शन बी से होगा, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि जब ए का इंटरेक्शन ए से हो रहा है और बी का इंटरेक्शन बी से हो रहा है, तो क्या ये इंटरेक्शन अच्छा है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये तो वही केस है ना जहां इंट्रा वीक है और इंटर स्ट्रॉन्ग है, तो ये तो इंट्रा हो गया ना, ए और बी का इंटरेक्शन, और हमें पता है ये ए का इंटरेक्शन अच्छा नहीं है और बी का इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा नहीं है। तो मेरे को बताओ ये जो ए और बी के मॉलिक्यूल्स होंगे, ए और बी के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये पास पास होकर रहेंगे या एक दूसरे से दूर रहेंगे? मतलब ये क्लोज इनफ रहेंगे, चिपक के रहेंगे, या दूर रहेंगे? ऑब्वियसली दूर रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनका इंटरेक्शन आपस में अच्छा नहीं है, इनके बीच में अच्छी सी घनिष्ठता नहीं है, घोल मिलाव नहीं है, ये लोग पसंद नहीं करते एक दूसरे को। रह रहे हैं, साथ रह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ए और बी एक दूसरे को पसंद बिल्कुल नहीं करते। रह रहे हैं क्योंकि एक कंटेनर में पटक दिया इसलिए। तो ए से दूरी बनाएगा, बी से दूरी बनाएगा। अब बाय कॉमन सेंस, बाय सिंपल लॉजिक मुझे यह बताओ कि ए और बी इस कंटेनर में ज्यादा जगह घेरेंगे या कम जगह घेरेंगे? ऑब्वियसली ज्यादा जगह घेरेंगे, ऑब्वियसली ज्यादा जगह घेरेंगे, क्योंकि अगर पट्टी नहीं है तो दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे तो दे विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस, मोर वॉल्यूम इन दिस कंटेनर। सिमिलर टू दिस, सेम टू दिस, कि ये भी उतना ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा।
तो मान लेते हैं इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है VA, इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है VB, तो व्हाट विल बी द इनिशियल वॉल्यूम? इनिशियल टोटल वॉल्यूम इज equal to VI, which is equal to VA plus VB. VA plus VB. तो initial total volume is VI, which is equal to VA plus VB. अब हमने क्या करा? अब हमने कहा भैया इन दोनों को ऐड करके एक कॉमन सोल्यूशन बना लेते हैं। इन दोनों को ऐड किया और इस बड़े कंटेनर में हमने इन दोनों को डाल दिया। इस बड़े कंटेनर में हमने इन दोनों को डाल दिया, जिसमें सॉल्वेंट है बहुत सारा और थोड़ा बहुत सॉल्यूट है, ताकि ये पूरे तरीके से मिक्स हो जाए। इसमें हमने इनको डाल दिया, ये डाल दिया और इनको इसमें सॉल्यूट मिलाकर होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया। ये सॉल्यूट हो गया और ये होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। ये बन गया हमारा कौन? ठीक है, सॉल्यूट के साथ सॉल्वेंट यानी कि मिक्सचर। मींस दिस इज एन इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी। अब हमें लगा था कि ए का भी वही वॉल्यूम देखने को मिलेगा सॉल्यूशन में, जैसा यहां देखने को मिल रहा था, और यहां अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा था क्योंकि यहां पट्टी नहीं थी। हमें लगा बी का भी यहां वही वॉल्यूम लगभग देखने को मिलेगा जो यहां देखने को मिल रहा था, क्योंकि बी के आपस में यहां पट्टी नहीं थी। हमें लेकिन एकदम से सरप्राइज हुआ यह जानकर कि ए और बी की पट्टी है। ए की ए से नहीं बनती, बी के बी से नहीं बनती, लेकिन इस केस में ए की बी से बनती है। ए की बी से दोस्ती अच्छी है, तो जब ए की बी से दोस्ती अच्छी है तो ए और बी मेरे को बताओ चिपक के पास पास रहेंगे या दूर दूर रहेंगे? ऑब्वियसली चिपक के पास पास रहेंगे। तुम तुम्हारे स्कूल के बच्चों से अलग रहते थे, कोने कांटे में रहते थे। जहां तुम्हारे स्कूल के बच्चे आ जाते थे तुम कहीं और चले जाते थे, क्योंकि तुम उनको पसंद नहीं करते थे। तो तुम और तुम्हारे स्कूल के बाकी बच्चों को साथ रखते थे तो तुम ज्यादा जगह घेरते थे। लेकिन जब तुम अपने कॉलोनी वाले फ्रेंड के स्कूल गए तो भाई साहब एकदम गले मिलकर हाथ पकड़कर घूम रहे हैं, साथ घूम रहे हैं जहां भी जा रहे हैं। तो तुम उसके दोस्त के हमेशा करीब, हमेशा पास रहोगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा अच्छा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारा उससे इंटरेक्शन अच्छा है, तुम्हारा उससे अट्रैक्शन अच्छा है। तो उस केस में तुम कम जगह घेरोगे, तो यहां तुम कम जगह घेरोगे, तो यहां भी VA और VB आएंगे, बट यहां पर जो होंगे इट विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल वॉल्यूम ऑफ VA एंड VB. It will be considered as final volume. So what will be the final volume? Final total volume I must say. So it will be final total volume. और ये final total volume कितना आएगा? It will be again VF which is equal to VA plus VB. अब ये VA plus VB की वैल्यू बदल चुकी है। ये कम वॉल्यूम और कम वॉल्यूम ए का है, कम VB है, कम वॉल्यूम बी का है, क्योंकि ए और बी अब कम कम वॉल्यूम घेरेंगे। तो VF की वैल्यू विल बी समवॉट लेसर देन VI की वैल्यू, VI की ज्यादा होगी। तो क्या हम कह सकते हैं कि VF माइनस VI, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि VF की वैल्यू इज लेस देन VI। तो हम ये कह सकते हैं कि VF माइनस VI इज लेस देन 0। VI को यहां लाए, व्हाट इज VF माइनस VI? दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा V इज लेस देन 0। इट इंप्लाइज डेल्टा V इज इक्वल टू नेगेटिव। तो यहां पर हम बिल्कुल कह सकते हैं कि भैया जो डेल्टा V होगा वो नेगेटिव आ रहा है, वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो चेंज इन वॉल्यूम है दैट विल कम आउट टू बी नेगेटिव, क्योंकि वॉल्यूम का जो चेंज होगा वो माइनस में जाएगा। पहले ज्यादा जगह घेरते थे, बाद में कम जगह घेरेंगे, और जब बाद में कम जगह घेरेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम इज नेगेटिव। तो नेगेटिव डेविएशन है। वैसे तो सिंपल है याद रखना कि चेंज इन, जो भी चेंज है, चाहे हीट का चेंज हो चाहे वॉल्यूम का चेंज हो, वो नेगेटिव ही होगा। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं दैट चेंज इन वॉल्यूम इज
negative. And why change in volume is negative? Because more volume will be occupied. More volume will be occupied by individual solute, and solvent molecules separately, as they have lesser intramolecular force of attraction. As they have lesser intramolecular force of attraction. However, while forming a solution, they occupy less volume. They occupy less volume due to stronger, और यहां लेसर की जगह वीकर कर देंगे, ड्यू टू स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA जहां भी लिखता हूं इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो इट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कम वॉल्यूम होगा. पहले वॉल्यूम ज्यादा होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो कम वॉल्यूम माइनस ज्यादा वॉल्यूम करोगे, और जब कम माइनस ज्यादा करते हो तो आंसर नेगेटिव में आता है. तो आंसर नेगेटिव आएगा, यानी कि डेल्टा वी आपका 100% यहां पर माइनस में होगा, यानी कि डेल्टा वी 100% यहां पर आपका नेगेटिव में चला जाएगा. सो दिस विल बी योर डेल्टा वी जो नेगेटिव आएगा. क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स? तो डेल्टा वी नेगेटिव आएगा, ये पॉइंट क्लियर हो गया. तो यही चीज यहां लिखी हुई है पूरे तरीके से, पूरे डिटेल में यही चीज यहां पर समझाई गई है. डेल्टा वी मिक्सिंग इज लेस देन जीरो, दैट इज हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स. हालांकि यहां पर हीट का कोई लेना देना नहीं है, यहां कहना चाहिए वॉल्यूम. ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, बट एनीवे दिस इज वॉल्यूम दैट विल गोइंग टू कंप्रेस, द सॉल्यूशन विल गोइंग टू कंप्रेस, सॉल्यूशन will be compressed while getting formed, और सॉल्यूशन विल बी कंप्रेस्ड. उसका रीजन हमने अगली स्लाइड में दिया. क्लियर हो गया? तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ से नेगेटिवली डेविएट होते हैं उनके पास कॉमन चीजें क्या क्या होती हैं. सो पॉइंट्स लिख लेते हैं वही कॉमन वाले जिसमें एक ही बार में हमने सारी बातें करनी है. तो सॉल्यूशंस showing negative deviation from Raoult's law will have पहला पॉइंट क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी वीकर. इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी वीकर देन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यानी कि आपका ए का इंट्रैक्शन हो या बी का इंट्रैक्शन हो, कमजोर होगा ए और बी के इंट्रैक्शन से, क्योंकि ए और बी का इंट्रैक्शन अच्छा होगा. पहला पॉइंट. दूसरा
दूसरा पॉइंट, पी ए जो वेपर प्रेशर की वैल्यू है राउल्स लॉ के हिसाब से, वो पी नॉट ए इंटू काई ए से कम आएगी, एक्सपेरिमेंटली कम आएगी, इसलिए नेगेटिव डेविएशन है। पीबी की वैल्यू पी नॉट बी इंटू काई बी जो राउल्स लॉ ने बताया था उससे कम आएगी, कम आ रही है इसलिए नेगेटिव डेविएशन है। तो फिर पीटी की वैल्यू भी पी ए प्लस पीबी के सम से कम आएगी, तो पीटी की वैल्यू भी पी ए प्लस पीबी के सम से कम आएगी। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, हीट चेंज ऑन मिक्सिंग विल बी जीरो। जो हीट चेंज होगा मिक्सिंग के दौरान वो जीरो होगा। तो हीट चेंज ऑन मिक्सिंग is negative, not zero. Heat change on mixing is negative. तो heat change on mixing is negative. That is जो delta H होगा mixing के दौरान, delta H होगा, जीरो तो आइडियल के लिए आता था, ठीक है, ये नॉन आइडियल है, जीरो नहीं आएगा, बट delta H on mixing will be less than zero और delta H will be negative, माइनस में नेगेटिव होगा, delta H नेगेटिव होगा। In the same way, fourth point will be volume change on mixing. जो वॉल्यूम होगा वो भी कम होगा, क्योंकि पहले ज्यादा जगह घेरेंगे, बाद में इंटरेक्शन अच्छा हो जाएगा तो पास पास आ जाएंगे, और पास पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, इसलिए चेंज नेगेटिव में आएगा। सो दैट इज डेल्टा वी मिक्सिंग के दौरान विल बी लेस देन जीरो, दिस इंप्लाइज डेल्टा वी विल बी नेगेटिव। तो सिंपल सा तरीका है कि नेगेटिव डेविएशंस में हीट चेंज और वॉल्यूम चेंज नेगेटिव होगा, पॉजिटिव डेविएशन में जैसे हीट चेंज और वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव हुआ था, तो पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव, नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिव। लेकिन ये वो कॉमन चीजें हैं जो सॉल्यूशंस नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्स लॉ से, वो ये चार पॉइंट्स, ये चार प्रॉपर्टीज, ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो, या ये चार उनकी पहचान बोल दो, ऐसे सॉल्यूशंस की पहचान जो राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, ये उनकी पहचान है। समझ पड़ी क्या बात? तो ये पूरे तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक एक पॉइंट को हमने डिटेल में पढ़ा है, और जो सबसे रामबाण पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पहला पॉइंट है जिससे ये तीनों चीजें डिफाइंड हुई है। तो पहला पॉइंट जो है भैया 5 स्टार पॉइंट है, इस पे 5 सितारे चमका लेना, क्योंकि ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पहला पॉइंट है जो सबसे, इसके बाद ही ये 3 पॉइंट संपट पड़ेंगे। और मैंने देखो सबसे पहले पहला पॉइंट ही तुम्हें एक्सप्लेन किया है, ये जो पहला पॉइंट हो रहा है इसी को मैंने एक्सप्लेन किया है, उसी के बाद हम लोग आगे बढ़े थे। डन, क्लियर, कोई डाउट है नहीं? स्क्रीनशॉट लपकेंगे, इसके बाद आगे बात करेंगे, स्क्रीनशॉट लपकेंगे। तो अब हमने यहां पर भैया समझ लिया नेगेटिव डेविएशन राउल्स लॉ से क्या कहता है और किस तरीके से हमें नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था नेगेटिव डेविएशन के इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि वो सॉल्यूशन जो है वो राउल्स लॉ के बराबर का अगर वेपर प्रेशर नहीं दिखा रहा है तो वेपर प्रेशर क्यों नहीं दिखा रहा है, और क्या वजह आ रही है कि यहां वेपर प्रेशर राउल्स लॉ की प्रेडिक्शन से कम आ रहा है, कम आ रहा है। और वजह मेनली यही है, जो पहला पॉइंट आता है वो पहला पॉइंट सबसे बड़ी वजह है, पहले पॉइंट पर ही हमने सारी चीजों को डिटेल में समझा है। क्लियर हो गया? अब सवाल उठता है कि भैया ये ग्राफ क्या बनाएगा? ग्राफ कौन सा? वही वाला ग्राफ जो हर बार बनाते हैं अपन, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का। तो सवाल उठता है ये ग्राफ क्या बनाएगा वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन को लेकर। तो ग्राफ की हम चर्चा यहां पर बिल्कुल करेंगे, ग्राफ की हम यहां पर बिल्कुल चर्चा करेंगे, जो कि वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ होगा, जो कि वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ होगा। तो y एक्सिस पर आएगा वेपर प्रेशर, y एक्सिस पर आएगा वेपर प्रेशर, और x एक्सिस पर आएंगे मोल फ्रैक्शन। x एक्सिस पर आएंगे कौन भैया? अपने मोल फ्रैक्शन। तो यहां पर आपको मोल फ्रैक्शन मिलेगा और यहां पर आपको वेपर प्रेशर मिलेगा। जब हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, जब हम मोल फ्रैक्शन की बात समझते हैं, तो यहां पर सबसे पहले हमें मिलता है काई ए और काई बी। पहले तो काई ए 1 होगा, 1 के बाद अपनी वैल्यू कम करता जाएगा, कम करता जाएगा, और लास्ट में काई ए एक पॉइंट पर आकर 0 हो जाएगा। यानी कि यहां पर काई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, यानी कि बिल्कुल 0। तो काई ए 0 हो जाएगा। रही बात काई बी की, तो जहां काई ए 1 रहेगा वहां काई बी 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है भैया काई ए प्लस काई बी मिलकर 1 बनाएंगे, बाइनरी सोल्यूशन है तो,
यानी कि ऐसा सोल्यूशन है जो दो लोगों से मिलकर बना है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक ए और बी, तो इसमें काई ए यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस काई बी यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का सम यूनिटी होता है, यानी कि काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 होगा। और अगर 1 होगा तो काई ए अगर 1 हो गया मतलब सिर्फ ए के मोल्स हैं, सिर्फ ए के ही मोल्स हैं, बी के मोल्स मौजूद ही नहीं है, मतलब ए अभी प्योर फॉर्म में है। और जब ए प्योर फॉर्म में तो काई बी की वैल्यू 0 हो गई। एंड देन वी हैव काई ए जो बिल्कुल 0 है, यानी कि ए के मोल्स प्रेजेंट ही नहीं है, ए का कोई मोल फ्रैक्शन है ही नहीं, तो देन वी हैव काई बी इक्वल टू 1। तो उस सिनेरियो में काई बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो फिर 1 हो जाएगी। तो काई ए हो जाएगा 0 और फिर देन वी हैव काई बी विच विल बी इक्वल टू 1। तो काई बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस बीच में ये कह सकते हो आपकी काई अपनी वैल्यू चेंज करेगा। काई ए यहां पर 0.2 होगा, यहां 0.4 होगा, यहां 0.6 होगा, 0.4 होगा, 0.6 होगा, 0.8 होगा और अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। मतलब कम होता जाएगा ना, कम होता जाएगा इन द सेंस। तो ये काई बी की वैल्यू लिख दी वैसे मैंने। काई ए 0.8 होगा, 0.6 होगा, 0.4 होगा, 0.2 होगा और अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। जबकि काई बी उल्टा होगा, जब ये काई ए 0.8 होगा तो ये 0.2 होगा, जब काई ए 0.6 होगा तो ये 0.4 होगा, जब ये 0.4 होगा तो ये 0.6 होगा और जब काई ए 0.2 होगा तो ये 0.8 होगा और जब काई ए 0 हो जाएगा तो काई बी मैक्सिमम यानी कि 1 हो जाएगा। तो काई बी जो हो जाएगा वो मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 1 के पास आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब वेपर प्रेशर की क्या स्थिति रहेगी? तो पहली बात, अगर सॉल्यूशन आइडियल होता, अगर सॉल्यूशन प्योरली आइडियल सॉल्यूशन होता तो हम ये कह सकते थे कि जो ए का मोल फ्रैक्शन होगा, काई ए जो होगा, उस हिसाब से वेपर प्रेशर ए का जो होगा वो डिफाइंड होगा। क्यों? क्योंकि राउल्ट साहब ने यही कहा था कि जो पी ए होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए, वो पी नॉट ए इंटू काई ए से चलेगा। बी का जो वेपर प्रेशर होगा पी बी, वो पी नॉट बी इंटू काई बी से चलेगा। तो हमने कहा कि ठीक है यार, अगर पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए तो ये लीनियर इक्वेशन है और ये लीनियर इक्वेशन है तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जिसमें अगर काई ए 1 हुआ तो जो वेपर प्रेशर होगा वो पी नॉट ए होगा, जो ए के जीवन का सबसे मैक्सिमम प्रेशर होगा। तो ये ए के जीवन का सबसे मैक्सिमम प्रेशर होगा और वो तब होगा जब काई ए 1 होगा। काई ए 1 मतलब काई बी 0, मतलब ए ही ए मौजूद है, बी की मिलावट हुई नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट मौजूद है और सॉल्यूट मिला ही नहीं है। तो उस समय जो वेपर प्रेशर आएगा वो मैक्सिमम आएगा, पी नॉट ए। इससे ज्यादा नहीं आ सकता कभी भी। ए के जीवन में पी नॉट ए से बड़ी वैल्यू नहीं मिल सकती उसको, क्योंकि उसके प्योर फॉर्म की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती है। और अब जैसे जैसे काई ए कम होगा, क्योंकि आगे चलकर कम होगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है, और कम क्यों होगा? क्योंकि बी का मोल फ्रैक्शन कुछ बढ़ेगा। बी का मोल फ्रैक्शन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बी के मोल्स बढ़ेंगे। बी के मोल्स क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि बी की मात्रा हम मिलाते जा रहे हैं। तो फिर ए का वेपर प्रेशर कम होना चाहिए और राउल्ट्स के हिसाब से इस प्रकार कम होगा। ए का वेपर प्रेशर कम होना चाहिए और भैया राउल्ट्स के हिसाब से वो इस प्रकार कम हो जाएगा, इस प्रकार कम हो जाएगा। तो राउल्ट्स के हिसाब से ए का वेपर प्रेशर कुछ इस तरीके से कम हो जाएगा। राउल्ट्स के हिसाब से ए का वेपर प्रेशर कुछ इस तरीके से कम हो जाएगा। तो ये ए का वेपर प्रेशर होगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये वाला जो होगा ये होगा पी ए विच इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए। लेकिन ये तब होता जब राउल्ट्स लॉ को ओबे किया जाता, और ये बात हमें पता है कि राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते, मतलब ये वाली इक्वेशन नहीं ओबे होती तो फिर ये वाला कर्व भी ओबे नहीं होगा। तो फिर कौन सा कर्व ओबे होगा बात करेंगे उसकी। लेकिन एक पहले लाइन पीबी की भी बना लेते हैं, विच इज पीबी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से जब काई बी 0 है तो पीबी भी 0 है, लेकिन जब काई बी 1 है तो पीबी की वैल्यू भी मैक्सिमम है। तो पीबी की वैल्यू भी मैक्सिमम है और पीबी की वैल्यू मैक्सिमम है, तो दिस इज पी नॉट बी, दिस इज पी नॉट बी। और इस पी नॉट बी से उसकी वैल्यू आगे चलकर घटेगी, क्योंकि वो, या कह लो यहां से वो बढ़ेगी उसकी वैल्यू, क्योंकि काई बी की वैल्यू ऐसे बढ़ रही है।
क्योंकि काई बी की वैल्यू जो है वो भैया ऐसे बढ़ रही है, तो अगर ऐसे बढ़ रही है ऐसे अगर बढ़ेगी वैल्यू, ऐसे अगर बढ़ेगी तो ये वाला ग्राफ फॉलो होगा पी नॉट बी का। तो ये ग्राफ आपको मिलेगा पी नॉट बी का, विच शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, और अल्टीमेटली मैक्सिमम होगी कब, जब काई बी मैक्सिमम होगा, दैट इज 1, और उस समय काई ए 0 होगा। लेकिन ये इक्वेशन भी तब ओबे की जाएगी, ये इक्वेशन भी सिर्फ तब मानी जाएगी जब राउल्स लॉ ओबे हो। ये इक्वेशन तब मानी जाएगी जब राउल्स लॉ ओबे हो, बट आपको पता है राउल्स लॉ ओबे नहीं होगा। तो कहने को तो ये लाइन भी पी नॉट बी पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी की लाइन है, लेकिन ये लाइन भी वो ओबे नहीं करेगा, बिल्कुल भी ओबे नहीं करेगा। और ओबे क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पर जो राउल्स लॉ है वही ओबे नहीं कर रहा है, और अगर कर लेता तो ये लाइन बिल्कुल आ जाती, और इनफैक्ट फिर ये लाइन नहीं, ये लाइन भी जुड़ जाती और आपस में ये लोग बना लेते टोटल वेपर प्रेशर की लाइन, जो कि सोल्यूशन का होता, जो कि गिवन बाय पीटी विच इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, पीटी इक्वल टू पी ए प्लस पीबी आ जाता। तो ये ग्राफ बिल्कुल बनता अगर सॉल्यूशन आइडियल होता तो, अगर राउल्स लॉ ओबे होता तो। और ये बात भी बहुत क्लियर है, बहुत कंफर्म है हमें ये बात भी कि आइडियल सॉल्यूशन में हमने यही ग्राफ बनाया था। जब हमने बोला था कि सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे करे वो आइडियल सॉल्यूशंस होंगे, तो उसमें हमने यही ग्राफ बनाया था। लेकिन अब कहानी कुछ अलग है। अब कहानी यह अलग है कि जो राउल्स लॉ ने प्रेडिक्ट किया था, जो राउल्स लॉ से हमें पता चला वेपर प्रेशर की वैल्यू, वो उस वैल्यू से, उस थ्योरेटिकल वैल्यू से प्रैक्टिकली वैल्यू कम आ गई, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू कम आ गई। मतलब जितना हमने सोचा था उस वैल्यू से एक्चुअली वैल्यू कम आ गई, और जब एक्चुअली वैल्यू कम आ गई तो हमारे वेपर प्रेशर्स जो हैं उनकी वैल्यू डिग्रेड हो गई, उनकी वैल्यू कम हो गई। लेकिन याद रखना कहां कम हुई, स्टार्टिंग और एंडिंग तो सेम होगी क्योंकि वहां पे प्योर फॉर्म था। स्टार्टिंग और एंडिंग तो सेम होगी क्योंकि वहां पर प्योर फॉर्म था। तो जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो तो प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर्स हैं, वो पी नॉट ए और पी नॉट बी के वेपर प्रेशर्स हैं, वहां पर डेविएशन नहीं मिलेगा। डेविएशन मिला जब ए और बी ने सोल्यूशन बनाया, और सोल्यूशन इन स्टार्टिंग पॉइंट्स के बीच में आएगा, क्योंकि सोल्यूशन जो है वो इनके बीच में बना है, और जब सोल्यूशन बनेगा तभी डेविएशन आएगा। क्यों? क्योंकि ए का जो प्योर वेपर प्रेशर था राउल्स के हिसाब से या हमारे हिसाब से वो एक ही था, क्योंकि राउल्स ने भी वो ए का प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर तो प्रैक्टिकली निकाला था ना। उस प्रैक्टिकल वैल्यू से अज्यूम कर लिया था कि आगे थ्योरेटिकली जब ए सॉल्यूशन बनाएगा तो उसका थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर इतना होगा, और थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में वहां अंतर आया था। स्टार्टिंग का जो वेपर प्रेशर लिया था प्योर फॉर्म का पी नॉट ए और पी नॉट बी, वो तो दोनों केसेस में एक्सपेरिमेंटली लिए, तो पी नॉट ए हो या पी नॉट बी हो वो चेंज नहीं होंगे। जो भी डेविएशन आएगा, जो भी आंसर में वेरिएशन आएगा वो उनके बीच में आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्योंकि पी नॉट ए का वेपर प्रेशर राउल्स के हिसाब से नहीं आ रहा, राउल्स के हिसाब से आता तो ये पट्टी पे फॉलो करता, इस लाइन को ओबे करता, लेकिन प्रैक्टिकली वेपर प्रेशर कम आ रहा है, तो कम आ रहा है तो उसका डेविएशन कुछ ऐसा हो जाएगा, उसका डेविएशन कुछ ऐसा हो जाएगा, ये डेविएशन देखने को मिलेगा। तो जो ए का वेपर प्रेशर है वो कुछ इस तरीके से कम हो जाएगा। देखो ये डेविएशन है, ये डेविएशन है। बी का जो वेपर प्रेशर है वो कुछ इस तरीके से कम हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से कम हो जाएगा, ये बी का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और फिर टोटल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो भी आपका कम हो जाएगा, और टोटल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो ये बन जाएगा। ये आपका टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बन गया ये। तो एक्चुअली आपने सोचा था कि इस लाइन को ओबे करेगा, लेकिन देखो उससे नीचे वेपर प्रेशर आ रहा है, नीचे। आप देखो अगर आपको डेविएशंस क्लियरली दिख रहे हैं तो यहां पर देखो ये डेविएशन आपको दिख रहा है, ये इतना डेविएट हो गया देखो मैक्सिमम, ये देखो ये इतना डेविएट हो गया मैक्सिमम, और ये देखो तो ये इतना डेविएट हो गया मैक्सिमम, इतना डेविएशन हो रहा है। और ये डेविएशन नेगेटिव साइड है। नेगेटिव साइड मतलब क्या, जितना राउल्स लॉ ने प्रेडिक्ट किया था उससे आंसर कम आ रहा है, प्रैक्टिकली उससे वेपर प्रेशर की वैल्यू कम मिल रही है, कम आ रही है, तो वेपर प्रेशर की वैल्यू देखो डिग्रेड हो रही है, वेपर प्रेशर की वैल्यू कम आ रही है।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो वेपर प्रेशर है ये अपनी वैल्यूज को कम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कम कर रहे हैं, जबकि पॉजिटिव में आपने देखा था कि वेपर प्रेशर बढ़ रहे थे, वेपर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा आ रही थी। यहां पर 100% वेपर प्रेशर की वैल्यू डिग्रेड होगी, वेपर प्रेशर की वैल्यू कम होगी, और ये वेपर प्रेशर की वैल्यू इस तरीके से कम हो रही है। डेविएशन आपको समझ में आ गया? तो ये बहुत सिंपल है, ये आपके जो कर रहे हैं वो वेपर प्रेशर कम कर रहे हैं। तो अब अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो ये जो इक्वेशन होगी, दिस इज पी ए लेस देन पी नॉट ए इंटू काई ए का ग्राफ हो गया। ये जो ग्राफ हो गया ये वाला, ये हो गया पी बी लेस देन पी नॉट बी इंटू काई बी का ग्राफ, लेस देन वाली वैल्यू आ रही है। और ये जो ग्राफ हो गया ये हो गया पी टी लेस देन पी ए प्लस पी बी का ग्राफ। मतलब पी ए प्लस पी बी राउल्ट ने प्रेडिक्ट किया था तो वो ज्यादा प्रेडिक्ट कर लिया, जबकि थ्योरी एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली पीटी की वैल्यू कम आ रही है। ये देखो इतनी कम आ रही है। तो इस डेविएशन को आप कहोगे नेगेटिव डेविएशंस, नेगेटिव डेविएशंस। और देखो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सबका सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम है। मतलब पी नॉट ए हो या पी नॉट बी हो, ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे, राउल्ट्स के हिसाब से भी और प्रैक्टिकली भी। क्योंकि राउल्ट्स ने भी जब पी नॉट ए पी नॉट बी देखा था तो प्रैक्टिकली निकाला था, पी ए वो तो उसने और पी बी उसने थ्योरेटिकली निकाला था, पी नॉट ए पी नॉट बी तो उसने भी एक्सपेरिमेंटली निकाला था, जिसके बेसिस पे ही पी ए और पी बी बताए थे। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, पी नॉट ए और पी बी वाला सारा कंसेप्ट। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज नेगेटिव डेविएशन। तो देखो आपको ये यहीं पर नेगेटिव डेविएशन दिख रहा है, ये पी ए का ग्राफ है, ये पी बी का ग्राफ है, ये पी टोटल का ग्राफ है। और पी ए विल बी लेस देन पी नॉट ए इंटू काई ए हो जाएगा, पी बी विल बी लेस देन पी नॉट बी इंटू काई बी हो जाएगा, पी टोटल विल बी लेस देन पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। ये चीज मिलेगी। तो दिस इज हाउ यू विल गेट द ग्राफ। और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बोर्ड लेवल पर तो चलो ग्राफ बनाने को ही आएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पर आपसे 100% इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। वो तो क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, इसलिए आप क्वेश्चन का हर बार आंसर कर पाओ, इसके लिए ये ग्राफ को समझना, जानना और बूझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। संपट पड़ी क्या मेरी बात? एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एग्जांपल्स की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, तो यहां पर ये पूरी वैल्यूज क्लियर हो गई, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। यहां पर कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। लेट्स मूव अहेड नाउ फर्दर। अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? तो एक बात तो कंफर्म है कि इनमें एग्जाम्पल्स वो होंगे जिसमें ए और बीबी का इंटरेक्शन, मतलब ए और बीबी का इंटरेक्शन पहले क्या रहेगा, पहले ए और बीबी का इंटरेक्शन मजबूत रहेगा और ए और बी का इंटरेक्शन कमजोर होगा। ठीक है? तो मतलब आपको इंट्रामोलिकुलर, क्योंकि एक चीज हमने देखी अभी तक, इसमें पूरी कहानी में एक चीज देखी है कि जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कमजोर है और इंटर स्ट्रांग है। तो जिनमें मॉलिक्यूल्स में आपस में इंटरेक्शन अच्छा नहीं है, जिन मॉलिक्यूल्स में आपस में इंटरेक्शन अच्छा नहीं है, वो पहले वो एग्जाम्पल होंगे इसके। लेकिन इंश्योर ये करना है कि जब वो दो चीजों को जो अलग अलग हैं उनको मिक्स करके सोल्यूशन बनाओगे तो फिर इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए, बाद में इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए, मतलब इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए। यही हमारा इसमें एग्जाम्पल बनेगा। क्लियर हो गई? तो देखेंगे यहां पर बात, एग्जाम्पल देखते हैं। एसिटिक एसिड एंड मीथेनॉल। अब आप देखोगे एसिटिक एसिड, मीथेनॉल में तो चलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट एसिटिक एसिड में आपको इतनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखेगी बल्किनेस के कारण। लेकिन जब एसिटिक एसिड और मीथेनॉल को मिलाओगे तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग मिलेगी, बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एक और एसिटिक एसिड एंड पिरिडीन, सेम कंसेप्ट। एसीटोन एंड एनिलिन, एसीटोन एंड एनिलिन, सेम कंसेप्ट। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, ये सब एग्जांपल्स हैं उस सॉल्यूशन के जो क्या करते हैं, नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्ट्स लॉ से, जो दिखाते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ से जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं ये उनकी बात है। एक और एग्जांपल, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म, वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर और HCl, वाटर और नाइट्रिक एसिड, ये सब। जैसे एग्जांपल देखते हैं वाटर और HCl का एग्जांपल अपन देखते हैं, वाटर और HCl का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जिससे पूरी कहानी समझ में आ जाएगी।
तो एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशंस और सॉल्यूशन शोइंग कौन सा डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। एग्जाम्पल कौन सा लिया अपन ने? वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वाटर इज H2O प्लस HCl। अब देखो वाटर के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन HCl के अंदर ऐसी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अगर पानी का स्ट्रक्चर बनाए, अगर पानी का स्ट्रक्चर बनाए तो ये HOH और HOH के मॉलिक्यूल्स में आपस में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा देखने को मिलेगी। ये आपको हमेशा उसमें एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। तो यहां पर आपको A का इंटरेक्शन A से अच्छा देखने को मिलेगा, यहां देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप HCl की बात करोगे तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, बट यस देयर विल बी अ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे अपन HCl की बात करें तो H बॉन्ड Cl होगा, H बॉन्ड Cl होगा, तो इसमें क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर B और सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहा हूं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आएगा, नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर डाइपोल डाइपोल आएगा क्योंकि क्लोरीन का नेगेटिव हाइड्रोजन के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, या कह लो हाइड्रोजन का पॉजिटिव क्लोरीन के नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा। तो ये B और B का इंटरेक्शन है। लेकिन जब इन दोनों को मिलाया जाता है, ये इंटरेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जब ये दोनों को मिलाकर इंटरेक्शन करते हैं तब, जो इंटरेक्शन तब बनता है जब ये दोनों मिलते हैं तब। तो जब दोनों मिलेंगे तो समझेंगे इस बात को। ये रहा वाटर HOH और ये रहा हमारे पास HCl। ये बात कंफर्म है, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव। तो अब क्या होगा कि यहां से ये एक बॉन्डिंग होगी HCl की, और यहां से एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी H और O की, इसकी। तो ये आपका डायपोल हो जाएगा और ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो अब आप देखोगे कि यहां पर अच्छी बॉन्डिंग हो गई बिटवीन A एंड B। तो यहां पर आपको A B की अच्छी बॉन्डिंग नजर आएगी। पहले तो ये सिर्फ A था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, अच्छी थी, लेकिन B और B में उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी क्योंकि सिर्फ डाइपोल डाइपोल था। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये डाइपोल डाइपोल है। लेकिन जब आप A और B में देखोगे तो चलो डाइपोल डाइपोल तो आ रहा है, लेकिन A और B में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिखेगी क्योंकि ये एक्टिव हाइड्रोजन है H पॉजिटिव और ये O है, तो ये भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। तो यहां देखा जाए तो भैया AA और BB की बॉन्डिंग कमजोर है, क्योंकि AA बॉन्डिंग और BB की बॉन्डिंग कमजोर है इसलिए क्योंकि BB में डाइपोल डाइपोल दिख रहा है। लेकिन यहां अगर आप A और B में देखोगे तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। तो पहले बॉन्डिंग कमजोर है और बाद में बॉन्डिंग बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है। तो इसका मतलब यह हो गया कि इंटर और इंट्रा की कहानी में इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि होंगे कौन से? AA वाले और BB वाले, B और B वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होंगे वो कमजोर होंगे और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगे। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि कौन से वाले? AB वाले जो होंगे वो स्ट्रांग होंगे। तो AB वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होंगे वो स्ट्रांग होंगे। तो ये क्या बनेंगे? इसका एग्जाम्पल बनेंगे। और इसी तरीके के एग्जाम्पल में आपको ये देखने को मिलेगा कि
जिसमें ए ए इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन वीक हो, लेकिन जब ए और बी मिलाए जाएं तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बने। तो वो सारे सॉल्यूशंस एग्जांपल बनेंगे नेगेटिव डेविएशन वाले के, जो कि राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। ऐसे सॉल्यूशन के एग्जांपल बनेंगे जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया ये पूरे तरीके से? तो दिस इज हाउ द एग्जाम्पल की विल वर्क आउट। आप इसमें नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हो, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, क्योंकि नाइट्रिक एसिड में भी HNO3 है, तो उसमें आपको आपस में मॉलिक्यूल में वो नहीं दिखेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन जब आप वाटर के साथ मिलाओगे तो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ दिखेगा। वाटर और नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। वाटर में तो रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन नाइट्रिक एसिड में नहीं रहेगा, तो बी का इंटरेक्शन कमजोर रहेगा। लेकिन जब बी ए के साथ मिलेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, नाइट्रिक एसिड पानी के साथ मिलेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन होगा, जिससे बाद का वेपर प्रेशर कम होगा। क्योंकि हमें पता है मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग, तो वेपर प्रेशर कम, बिकॉज वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Because vapor pressure is inversely proportional to molecular force of attraction. क्लियर हो गई ये बात? एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, तो लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंस। तो अब फाइनली हम लोगों ने नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दोनों टाइप्स कंप्लीट कर लिए हैं। पॉजिटिव डेविएशन हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे, नेगेटिव डेविएशन हमने इस वीडियो में पढ़ा है। तो अब कंक्लूड करते हैं इस बात को विद द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो दोनों नॉन आइडियल सॉल्यूशन के हम डिफरेंस करते हैं। यहां पर हमने लिखा है वो सॉल्यूशंस के बारे में जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे राउल्ट्स लॉ से, यहां हमने लिखा है उनके बारे में जो नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे राउल्ट्स लॉ से। सबसे पहला पॉइंट क्या है? बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस दैट इज ए एंड बी इंटरेक्शंस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस दैट इज ए एंड बी इंटरेक्शंस आर वीकर देन इन प्योर कंपोनेंट्स बिटवीन ए एंड बी बी। क्योंकि यहां पर इंट्रा जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, इंटर जो होगा वो वीक होगा। ए और बी का प्योर फॉर्म में इंटरेक्शन अच्छा होगा, लेकिन जब ए और बी मिल जाएंगे आपस में तो इंटरेक्शन उतना अच्छा नहीं होगा, इंटरेक्शन फिर उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। तो आप इस इंटरेक्शन को घोषित कर दोगे कि ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे। क्लियर हो गया? इन शॉर्ट, intramolecular force of attraction are stronger. In short, intramolecular force of attraction are stronger than intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction. जबकि यहां पर अगर बात करें विच शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्ट्स लॉ से, उनको अगर हम बात करेंगे तो सिंपल सा बात है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस दैट इज ए एंड बी इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन इन प्योर कंपोनेंट्स बिटवीन ए एंड बी। यानी कि जब ए और बी प्योर फॉर्म में थे तब इंटरेक्शन अच्छा नहीं था। नाइट्रिक एसिड का एग्जांपल लें, उसमें नहीं था इंटरेक्शन अच्छा आपस के मॉलिक्यूल में, लेकिन जब उसको पानी के साथ मिलाया, यानी कि बी को जब ए के साथ मिलाया तो बी की ए के साथ बॉन्डिंग अच्छी देखने को मिल गई। तो यानी कि बी और ए का इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अच्छा रहा, इंट्रा अच्छा नहीं रहा, लेकिन इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा। तो यहां पर इंट्रा कमजोर होगा, इंटर स्ट्रॉन्ग होगा, और जब स्ट्रॉन्ग होगा तो वेपर प्रेशर घट जाएंगे, वेपर प्रेशर की मात्रा कम हो जाएगी। तो वी कैन कॉल इट एज कि इस इंटरेक्शन में हम कहेंगे कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं, वो कमजोर होंगे और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे। पहला डिफरेंस, और ये पहला डिफरेंस लिखा है क्योंकि इसी डिफरेंस से पूरा खेल चलेगा आगे, क्योंकि यही मेन वजह है जिससे राउल्ट्स लॉ ओबे नहीं हो रहा, जिससे वॉल्यूम चेंज जीरो नहीं हो रहा, जिससे एंथैल्पी चेंज जीरो नहीं हो रहा। यही वो सारे रीजंस हैं। तो ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही है भाई, और इसलिए सबसे पहले डिफरेंस में भी यही आया है, यही पॉइंट सबसे पहले अपन ने डिफरेंस में भी डाले। ठीक है, चल आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स की तो हमने बात कर ली है, यहां पर हम उनकी बात करेंगे जिसमें आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो बॉन्डिंग नहीं होती। जैसे इथेनॉल प्लस वाटर, आपस में इनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब इथेनॉल के मॉलिक्यूल के साथ अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और वाटर के मॉलिक्यूल की वाटर के साथ अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वाटर जब इथेनॉल के साथ मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तब भी होगी, लेकिन तब उतनी अच्छी नहीं होगी जितना खुद के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। तो खुद के मॉलिक्यूल के साथ तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी होगी। दूसरा,
एसीटोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो उसका एग्जांपल है, प्लस मीथेनॉल, ठीक है ना। अच्छा, ईथर प्लस एसीटोन भी एक एग्जांपल है। देन वी हैव साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन और इथेनॉल का वाटर प्लस मीथेनॉल, वाटर और इथेनॉल भी ले लिया, वाटर और मीथेनॉल भी ले सकते हो। कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन, तो CCl4 और बेंजीन में भी आप देख सकते हो कि इनमें AA और BB की इंटरेक्शन जो होगी वो पहले से स्ट्रांग होगी, लेकिन जब A और B मिलेंगे तो इंटरेक्शन स्ट्रांग नहीं होगी, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी इसमें खेल उल्टा होगा, इसमें पहले इंटरेक्शन अच्छी नहीं होगी लेकिन बाद में अच्छी होगी। पहले मतलब प्योर फॉर्म में जब थे तब इंटरेक्शन अच्छी नहीं होगी। एसिटिक एसिड और मीथेनॉल में आपस में इंटरेक्शन अच्छी नहीं है, मतलब एसिटिक एसिड की एसिटिक एसिड के साथ नहीं है, मीथेनॉल की मीथेनॉल के मॉलिक्यूल के साथ अच्छी नहीं है। लेकिन जब एसिटिक एसिड और मीथेनॉल को मिलाओगे तब इंटरेक्शंस बहुत अच्छी होगी, तब इंटरेक्शंस बहुत अच्छी होगी, तब आप कह सकते हो कि इंटरेक्शंस दे विल हैव अ वेरी गुड इंटरेक्शन। एसिटिक एसिड और पिरिडीन की अगर हम बात करें तो सेम कंसेप्ट है, एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, वाटर प्लस HCl एंड वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, दोनों की बात हमने की है। नाइट्रिक एसिड में अगेन आपको कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलेगी, HNO3, जैसे वाटर है HOH, यहां पर तो चलो मान लेते हैं, मतलब मान क्या लेते हैं, यहां पर तो चलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है पता है। अब यहां पर नाइट्रिक एसिड क्या होगा, HON डबल बॉन्ड O और HON डबल बॉन्ड O और O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, तो यहां पर क्या बनेगा, HO एंड डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, ये। तो अब यहां पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लियर दिखेगी, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग O की H के साथ, यहां पर H की O के साथ, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये मान लो A, ये मान लो B, तो A और B के इंटरेक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो A और B के इंटरेक्शन में यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा, जबकि अकेले नाइट्रिक एसिड में ऐसा कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं था। अकेले नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल में आपको कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगी, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो यहां पर अकेले सिंगल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन एक ही जब बी से इंटरेक्शन होगी तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल देखने को मिलेगी, और यह आपको यहां पर मिलेगा वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड में, ठीक है। तो बाद में इंटरेक्शन अच्छी है, इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शन अच्छी है, और इंट्रा यानी कि पहले मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक था, पहले मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं था। तो ये डिफरेंस होगा आपका किसमें, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आगे अगर हम लोग बात करें यहां पर इस कंसेप्ट को यहां पर अगर हम और समझे डिटेल में, तो दूसरा डिफरेंस ये है कि जो वेपर प्रेशर होंगे वो बाद में यहां पर अच्छे मिलेंगे, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है, मतलब यहां जो आपने कैलकुलेशन किया है उससे वेपर प्रेशर आपको ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू राउल्ट्स लॉ ने जो प्रेडिक्ट किए। जबकि नेगेटिव डेविएशन में वही वेपर प्रेशर घट जाएंगे, जो राउट्स ने प्रिडिक्ट किए हैं उसके मुकाबले वेपर प्रेशर घट जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहां वेपर प्रेशर ज्यादा, PA इज मोर देन P नॉट A इंटू काई A, यहां P नॉट B इज मोर देन P नॉट B इंटू काई B, और जो PT होगा विल बी मोर देन PA प्लस PB के सम के मुकाबले। जबकि यहां पर वेपर प्रेशर जो होगा वो कम होगा, तो यहां पर कम होगा, दिस इज लेस देन साइन, ये थोड़ा सा साइन गड़बड़ बन गया था बट ठीक है। जो P नॉट A इंटू काई A है वो राउल्ट्स ने अच्छा प्रेडिक्ट किया था, उन्होंने कहा था कि ज्यादा आएंगे, जबकि बाद में क्योंकि इंटरेक्शन अच्छी हो जाती है, इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शन नेगेटिव डेविएशन में अच्छी हो जाती है, तो वेपर प्रेशर वहां कम आएंगे यानी कि घट जाएंगे। तो यहां PA जो आएगा वो कम वैल्यू आएगी, और जो PB आएगी वो भी कम वैल्यू आएगी, जिस वजह से जो PT होगा वो भी रिलेटिवली कम आएगा, यानी कि PA प्लस PB की वैल्यू जो होगी वो यहां पर कम आएगी, जो कि PT की वैल्यू होगी और आपको यहां पर मिलेगी। So this is PT which is less than PA plus PB. तो this is PT which is less than PA plus PB. तो PT की वैल्यू कम हो गई और PA plus PB की वैल्यू ज्यादा हो गई। क्लियर हो गया? तो PA plus PB थ्योरेटिकल है, PT एक्सपेरिमेंटल है, P नॉट B इंटू काई B थ्योरेटिकल है, PB एक्सपेरिमेंटल है, P नॉट A इंटू काई A थ्योरेटिकल है, PA एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटल नेगेटिव में कम, थ्योरेटिकल ज्यादा, इसमें एक्सपेरिमेंटल ज्यादा, थ्योरेटिकल कम, ठीक है। और चूंकि पॉजिटिव डेविएशन है तो डेल्टा V ऑन मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा H ऑन मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, मतलब डेल्टा V जो मिक्सिंग के वक्त होगा, पूरा डिटेल हमने देखा है, पूरा डिटेल में समझा है, वो पॉजिटिव होगा। डेल्टा H ऑन मिक्सिंग जो होगा, डेल्टा H मिक्स करने पर वो भी पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों चीजें जो होंगी ये पॉजिटिव होंगी, चाहे वो डेल्टा V हो मिक्सिंग के दौरान या डेल्टा H हो मिक्सिंग के दौरान। पॉजिटिव का मतलब है वॉल्यूम विल आल्सो इंक्रीज,
वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम विल इंक्रीज, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा मिक्स होते वक्त, तो वॉल्यूम विल इंक्रीज ऑन मिक्सिंग. सो दिस इज वॉल्यूम विल इंक्रीज ऑन मिक्सिंग. यहां पर अगर देखोगे तो एंथैल्पी भी बढ़ेगी, तो हीट एनर्जी विल इंक्रीज, हीट एनर्जी ऑफ सोल्यूशन विल इंक्रीज. तो यहां पर हीट एनर्जी जो होगी ऑफ सोल्यूशन वो भी इंक्रीज होगी, तो हीट एनर्जी ऑफ सोल्यूशन विल इंक्रीज. तो हीट एनर्जी जो सोल्यूशन की होगी वो इंक्रीज होगी, यानी कि हीट एनर्जी जो सोल्यूशन की होगी वो बढ़ जाएगी, तो इट विल गोइंग टू इंक्रीज. वो हीट एनर्जी की बात है. नेक्स्ट, अगर हम यहां पर देखें तो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग विल बी लेस देन 0, तो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज नेगेटिव, इट मींस वॉल्यूम विल डिक्रीज, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन है ना, तो यहां पर जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज होगा, वो कम हो जाएगा. क्यों कम हो जाएगा भाई वॉल्यूम? क्योंकि यहां पर इंटरेक्शन पहले अच्छा नहीं था, मतलब पहले ज्यादा वॉल्यूम था और बाद में अच्छा है इंटरेक्शन, तो बाद में वो लोग आसपास बहुत करीब करीब रहने लगे, और जब करीब रहने लगे तो इंटरेक्शन अच्छा हो गया, तो इसको कहेंगे वॉल्यूम विल डिक्रीज. तो यहां पर वॉल्यूम डिक्रीज होगा और यहां पर जो एंथैल्पी होगी वो भी नेगेटिव होगी. तो वॉल्यूम विल डिक्रीज, वॉल्यूम विल बी नेगेटिव, यानी कि डेल्टा वी विल बी नेगेटिव और डेल्टा एच विल ऑल्सो बी नेगेटिव. जो डेल्टा एच है वो भी क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा. तो डेल्टा एच भी आपका क्या होगा? इट विल बी नेगेटिव, यानी कि हीट एनर्जी ऑफ द सॉल्यूशन विल डिक्रीज. हीट कंटेंट कहना चाहिए, जिसको हम एंथैल्पी भी कहते हैं. तो हीट कंटेंट ऑफ सॉल्यूशन विल डिक्रीज, विल डिक्रीज. क्यों? क्योंकि हीट एंथैल्पी कम होगी, क्योंकि नेट हीट जो होगी वो रिलीज होगी, क्योंकि वीकर बॉन्ड तोड़ेंगे हम, जो ए और बीबी के इंटरेक्शन है नेगेटिव में, वो वीकर बॉन्ड है उसको तोड़ेंगे. तोड़ने के दौरान हमें कम हीट देनी पड़ेगी, लेकिन जो ए और बी बनेंगे वो स्ट्रांग बनेंगे, और ए और बी जब स्ट्रांग बनेंगे तो हमें ज्यादा हीट देनी होगी, तो ज्यादा मतलब ज्यादा हीट हमें मिलेगी, तो हमें ओवरऑल हीट मिलेगी, यानी कि सोल्यूशन से निकलेगी, तो सोल्यूशन हीट को रिलीज करेगा, इसलिए डेल्टा एच नेगेटिव होगा. इस केस में उल्टा है, इसमें हमें ज्यादा हीट सप्लाई करनी है, क्योंकि ए बी बी स्ट्रांग है, जबकि ए बी जब बनेगा तो वीक बनेगा, तो हमें बदले में कम हीट मिलेगी, तो ज्यादा हीट सोल्यूशन के पास जाएगी, यानी कि ज्यादा हीट सोल्यूशन को मिलेगी, तो उसके अंदर की हीट एनर्जी इंक्रीज होगी, उसके अंदर की हीट एनर्जी इंक्रीज होगी. और ये सबके पीछे का रीजन, सबके पीछे का कारण एक ही था, वो ये था कि जो इंटर और इंट्रा का इंट्रैक्शन है वो अलग अलग है. इसमें इंटर जो है वो वीक है, इंट्रा स्ट्रॉन्ग, इसमें जो इंटर है वो स्ट्रॉन्ग है, इंटर वीक है. इसमें जो है वो आपके इंट्रा जो है ए और बीबी का जो इंटरेक्शन है वो आपका कमजोर होता है, लेकिन जब ए बी मिलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जब आता है तो स्ट्रॉन्ग बनता है. ए की बी से इंटरेक्शन अच्छी है, बी की ए से इंटरेक्शन अच्छी है, तो यहां पर इसलिए नेगेटिव डेविएशन आपको मिलेगा. क्लियर हो गया? तो ये पूरा खेल आपको यहां पर समझ में आ गया, ये पूरी चीज आपको संपट पड़ी इंटर और इंट्रा वाली. इंपॉर्टेंट है, इंटर और इंट्रा बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, एकदम क्लियर है. एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस पूरे पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो विद एग्जांपल्स, क्योंकि बार बार बहुत डिटेल में पढ़ाया आपको. पॉजिटिव डेविएशन हो या नेगेटिव डेविएशन हो, ये बात हमने बहुत डिटेल में यहां पर क्लियर करी है, और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन आपको मन में नहीं रखना है. अगर कोई कंफ्यूजन है तो हर बार की तरह आपको कमेंट सेक्शन का फायदा उठाना है, वहां पर आपको फीडबैक देना है. और अभी तो एक नया फीचर आ गया है, आप आस्क का डाउट का पर एक लिंक है, वहां पर आस्क का डाउट सेशन की वहां पर एक लिंक है, तो वहां पर जैसे आप ओपन करोगे, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो एक छोटा सा फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म पर आपको बेसिक डिटेल्स लिखनी है, छोटे छोटे अपने मतलब डिटेल्स बहुत छोटी भरनी है, और उसके बाद आपको एक इमेज अपलोड करके भेजनी है, वो हमारे सीधे व्हाट्सएप पर आएगी. जिस डाउट को हम आपके नाम के साथ कैटर करेंगे, व्हाट्सएप पे नहीं कैटर करेंगे, उस डाउट का हम स्लाइड लेकर आएंगे, और संडे को लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस में वो जो जितने भी डाउट्स है वो आपके क्लियर करेंगे. ठीक है? लेकिन और अगर आपको इन बिटवीन कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मैं अपने हर वीडियो के लगभग सारे कमेंट्स जाकर देखता हूं, पढ़ता हूं, और जरूर वहां पर आपको रिप्लाई भी मिलेगा. क्लियर हो गया? तो ये वाला पार्ट पूरा क्लियर हो गया, ये वाला पार्ट अपन ने पूरा देख लिया. पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ऑल क्लियर. एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, यहां पर भी हम लोगों ने काफी चीज बात करी है. वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग,
हीट चेंज ऑन मिक्सिंग क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन में वॉल्यूम चेंज हीट चेंज पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव डेविएशन में वॉल्यूम चेंज हीट चेंज नेगेटिव होंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, तो यहां पर क्लियर हो गया हमारा भैया पूरे तरीके से राउल्ट्स लॉ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो कैटेगरीज, जो राउल्ट्स लॉ जिनको ओबे करते हैं वो वाली कैटेगरी भी, राउल्ट्स लॉ जिसको ओबे नहीं करते हैं वो वाली कैटेगरी भी। मतलब ओवरऑल हमने पूरे तरीके से डिटेल में सारी चीजें समझ ली और सारी चीजें जान ली है भैया। क्लियर है? तो बिल्कुल इसको एनालिसिस करेंगे। अब हम लोग इसकी डीपीपी लेकर आएंगे, यानी कि नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इसकी डीपीपी का होगा, जिसमें इस पर बेस्ड जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं इन टॉपिक्स पर बेस्ड, तो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हम समझेंगे, जिसमें आइडियल की भी बात करेंगे, नॉन आइडियल की भी बात करेंगे। नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन की भी बात करेंगे, नेगेटिव डेविएशन। तो लगभग वो 25 से 30 क्वेश्चन की डीपीपी आपके पास रहेगी, उसको अपन को सॉल्व करना है। डीपीपी कहां मिलेगी? डिस्क्रिप्शन के लिंक, डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां लिंक होगा, वहां पर मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पर उसको डाउनलोड करें और पहले खुद सॉल्व करें। आप ही को सॉल्व करना है, उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है, लेकिन सीधा डाउनलोड करके वीडियो नहीं देखना है, उसको आपको डाउनलोड करना है प्रॉपर, और उसको उसको आराम से सॉल्व करना है। 1 दिन 2 दिन का टाइम आप लो और सॉल्व करो, क्योंकि आपने टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है? बाकी अगर यूट्यूब पर कोई लेक्चर्स मिस आउट करते हो, या यूट्यूब पर एक स्ट्रक्चर्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स नहीं मिलता, इससे अगर परेशान होते हो, क्योंकि होता क्या है, देखो यूट्यूब पर जब तुम जाते हो तो तुम कोई टॉपिक पढ़ना होता है तो तुम उस टॉपिक को सर्च कर लेते हो, तुम्हें बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी वीडियो तुमने देखा और तुमको शायद समझ में भी आ गया। लेकिन प्रॉब्लम उसके बाद ये जाती है कि इस वीडियो देखने के बाद ये नहीं समझ में आता कि यार इसका अगला टॉपिक कौन सा है, मतलब इससे कनेक्टेड टॉपिक और कौन से इस चैप्टर के। क्योंकि अगर कनेक्टेड टॉपिक वहीं के वहीं पढ़ लेंगे तो एक सीक्वेंस बन जाएगा ना, एक पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना। या इस वीडियो से पहले कौन सा वीडियो पढ़ के आना था, या अगर हमने जैसे कोई थ्योरी पढ़ी है तो इस थ्योरी के क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ के तो टॉपिक 100% फॉलो नहीं होगा, हमें क्वेश्चंस भी लगाने पड़ेंगे कंसेप्चुअली, हमें क्वेश्चंस भी उसके सॉल्व करने पड़ेंगे। तो वो क्वेश्चंस हम कहां से सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे? यूट्यूब पर या तो कोई वीडियो मिल जाए, ऐसा कोई सजेशन मिल जाए कि यार ये वीडियो देख लो इस टॉपिक के बाद, या कोई शीट मिल जाए, बट ऐसा यूट्यूब पे होता नहीं है कभी। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का सबसे बेहतर और आसान तरीका है मैग्नेटब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com जाकर ये सारे लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हो। मैग्नेटब्रेन्स की वेबसाइट पर आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड और एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलती है जो प्रॉपर सीक्वेंस में होती है। काम बहुत आसान है, जैसे आप magnetbrains.com पर जाओगे आपको यहाँ पर सारी कैटेगरीज मिलेंगी एग्जाम्स की। अगर आप बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आप K2 12 पे जा सकते हो, अगर आप IIT JEE या नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप IIT JEE के सेगमेंट पे जा सकते हो। यहाँ पर पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आपको सारे कोर्सेस मिलेंगे। IIT JEE में मेरा केमिस्ट्री का कोर्स आपको दिखेगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको पूरे चैप्टर की यहाँ लिस्टिंग होगी, पूरा चैप्टर की यहाँ सीक्वेंस होगी, पूरे टॉपिक की यहाँ लिस्टिंग होगी, यहाँ पर चैप्टर का नाम होगा और पूरा लिस्ट होगा सीक्वेंस वाइज, जिस सीक्वेंस की मैं बात कर रहा हूं, पहला चैप्टर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, प्रॉपर सीक्वेंस होगा। हर टॉपिक के आगे उसका ड्यूरेशन लिखा हुआ है, टॉपिक के बाद ड्यूरेशन। टॉपिक कहां मिलेंगे? चैप्टर के साइड में प्लस का बटन है, जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी, हर टॉपिक का आपको यहां पर सीक्वेंस में मिलेगा और हर टॉपिक के आगे ड्यूरेशन लिखा है। ड्यूरेशन इसलिए लिखा है ताकि आप टाइम टेबल के साथ प्लानिंग कर सको। आप डिसाइड कर लो आज मेरे को शाम को ये लेक्चर एक देखना है, कल रात में मेरे को ये 2 लेक्चर देखना है, आज सुबह उठ के मैं ये शीट सॉल्व कर लूंगा। सारी चीज आप प्लानिंग के साथ करोगे तो सक्सेस 100% गारंटीड है। और जो शीट की मैं बात कर रहा था, देखो ये PDF का आइकन दिख रहा है, ये वो शीट है जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं। ये टॉपिक वाइज हर थ्योरी की क्वेश्चंस की एक शीट होती है, DPP जिसको बोलते हैं। इसको यहीं से डाउनलोड करना है आपको बिल्कुल, और सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। कहीं फंस जाओ, कहीं कोई डाउट आए, कोई क्वेश्चन ना बने तो नीचे देखो उसका वीडियो सोल्यूशन है, DPP शीट सोल्यूशन लिखा हुआ है। तो यहां पर आपको उस शीट का सोल्यूशन मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चन डिटेल में समझाया गया होगा, वो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो देख लें भैया, ये हाई क्वालिटी का वीडियो आपको मिलेगा, एकदम HD क्वालिटी का वीडियो मिलेगा। अगर आपके इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया है, कोई रुकावट नहीं है, तो बिना किसी बफरिंग, बिना किसी रुकावट के ये स्ट्रीम होगा। जैसे YouTube पर HD क्वालिटी में चलता है वैसे ही चलेगा। अब कई लोग सोच रहे हैं कि सर ने सब्सक्रिप्शन का सर अब सब्सक्रिप्शन का कुछ बताएंगे, क्योंकि वेबसाइट का जिक्र किया है, कोई पैकेज का बताएंगे, कोई कूपन कोड देंगे जिससे हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं बता दूं, मैग्नेटब्रेन्स
एकमात्र चैनल है यूट्यूब पर जो 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% मतलब वाकई में 100%। मतलब ये नहीं कि 2-4 चैप्टर तुम्हें पढ़ा दिए डेमो के तौर पे फ्री में, उसके बाद पैसा ले लिया, उसके बाद सब्सक्रिप्शन ले लिया, कभी नहीं, कुछ नहीं। 100% आपको फ्री एजुकेशन देता है। ये जो वीडियो है ना वेबसाइट पर, ये वेबसाइट पर बिल्कुल फ्री चलेगा। जैसे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है वैसे ही वेबसाइट पे चलेगा। ये जो शीट्स है ना, जो मैंने यहाँ शीट्स दिखाई, ये फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना। ये सीधा सीधा क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगी अपने आप, कोई कुछ नहीं पूछेगा। तो ये सीधा डाउनलोड होगी, इसके आप सॉल्यूशंस देख सकते हो, सब कुछ आप इसको यहां पर एक्सेस कर सकते हो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बस वेबसाइट का एक्स्ट्रा एज, एक्स्ट्रा बेनिफिट ये कि यहां पर आपको भटकना नहीं पड़ेगा किसी टॉपिक के लिए, किसी शीट के लिए। आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलेगी। टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी वेबसाइट पर आने वाली है, वो आपको टेस्ट सीरीज यहां पर मिलेगी। वेबसाइट पर टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, तो वो टेस्ट सीरीज के थ्रू आप टेस्ट दे सकते हो। तो एक कंप्लीट तैयारी होगी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वेबसाइट पर। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट के चैनल पर आप जानते हैं आईआईटी जेईई की जैसे तैयारी चल रही है, जितनी मेहनत और जितनी शिद्दत से, उसी मेहनत से आपकी नीट की तैयारी भी चल रही है। नीट फिजिक्स, नीट केमिस्ट्री, नीट बायोलॉजी के एक्सक्लूसिव लेक्चर्स एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा क्रिएट हो रहे हैं और आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो जितने तुम्हारे फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, स्कूल मेट्स, बैचमेट्स, कॉलोनी मेट्स, जितने भी लोग हो जो शायद ऐसे चैनल को ढूंढ रहे हैं जहां आईआईटी या नीट की तैयारी प्रॉपर ढंग से कराई जाए, जहां क्वालिटी कंटेंट दिया जाए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेगुलर वीडियोस मिले हमको, जहां पर सिर्फ थ्योरी ना पढ़ाई जाए, डीपीपी भी सॉल्व कराई जाए, वन शॉट रिवीजन भी हमको रिवीजन सीरीज के तौर पे कराया जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाए, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कराई जाए, टेस्ट सीरीज हो हमारी। मतलब एक वन कंप्लीट सोल्यूशन, वन स्टॉप सोल्यूशन अगर वो चाहते हैं आईआईटी जेईई और नीट का, तो उनके साथ इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, बिल्कुल शेयर करें। और यकीन माने, ये ना सोचे कि यार हम किसी को बताएंगे तो वो भी हमारा कॉम्पिटिटर होगा। देखो भाई, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तैयारी कर रहा है और कंपटीशन के मजे में ही आपकी सक्सेस लिखी है भाई। कंपटीशन का जब तक स्वाद नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा सक्सेस का। रेस में अकेले भागोगे तो फर्स्ट ही आओगे। रेस में अकेले जो भी भागोगे, जब भी पहुंचोगे फिनिश लाइन पे फर्स्ट ही आओगे। रेस का मजा तब है जब कॉम्पिटिटर साथ में हो। चैंपियंस कॉम्पिटिटर से डरते नहीं है। तो प्लीज बताओ लोगों तक इस लिंक को, इस वीडियो के लिंक को और इस चैनल के लिंक को जरूर पहुंचाओ। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।